सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमें पढ़ना है ह्यूमंस के बारे में एज वेल एज प्लांट्स के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई होप आपने इससे पहले के चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे एंड आई होप वो क्लियर भी होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन में पहले हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमंस के साथ। देखो, ह्यूमन डेफिनेटली क्योंकि हम खुद ही हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, सो इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमंस। सो ह्यूमंस में जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है और क्यों होता है। देखो, अभी हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, नेक्स्ट हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो आप थोड़ा लिंक कर पा रहे हो। देखो, हमने क्या किया, फूड लिया और फूड को डाइजेस्ट किया, ठीक है। अब डाइजेस्ट करने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम इन न्यूट्रिएंट्स को जो कि हमने डाइजेस्ट करने के बाद गेन किए हैं, इसको हमारी पूरी बॉडी सेल्स के पास पहुंचाए। तो हमने किसको यूज किया था, ब्लड को यूज किया था। हमने क्या किया था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनमें ये रही हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज विलाई। इनको हमने क्या किया, इनको यूज कर कर सारा का सारा जो भी न्यूट्रिएंट था उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसको किसको दे दिया, ब्लड को। रेड रेड इसलिए लिया ताकि आपके दिमाग में आ जाए ब्लड ही है ना। और ये ब्लड इसको लेकर सारी सेल्स तक गया। जैसे ही सारी सेल्स के पास न्यूट्रिएंट आए, सारी सेल्स बढ़िया खुश हो गई। क्यों? क्योंकि अब उनके पास न्यूट्रिएंट आ चुके हैं और वो अपनी मेटाबॉलिज्म को अच्छे से रन कर सकती हैं। दूसरी तरफ जो नेक्स्ट सिस्टम हमने पढ़ा दैट वाज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये लो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नीचे बना लेते हैं। ये इमेजिन करो, ये रहा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बार बार क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 दे रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 दे रहा है। आउटर एनवायरनमेंट के साथ यही चल रहा था। अभी ये जो ऑक्सीजन आपने ली, इसको भी आपको बॉडी सेल के पास पहुंचाना है, तो इसको भी वाया ब्लड आपने क्या किया, अगेन ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन भी सेल के पास पहुंचा दी इस तरीके से। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो दो सिस्टम्स बिना ब्लड के इनकम्प्लीट थे। अगर आप डाइजेशन कर भी लेते हो, अगर आप सांस ले भी लेते हो, तो वो काम का सामान पहुंचाने के लिए तो आपको ब्लड की जरूरत पड़ी। सो यस, ट्रांसपोर्टेशन में हमें यही पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन में आप पढ़ोगे कि आपकी बॉडी में एक तरीके से, मतलब इमेजिन करो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये आपका टॉप है और वो आपका बॉटम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सब चीजों को साइड में हर जगह पर आपकी बॉडी को सब चीजें इधर से उधर पहुंचाने की जरूरत है। और उसके लिए आपकी बॉडी ने एक डिलीवरी पर्सन दिया है, डिलीवरी वाला सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इन शॉर्ट, जैसे अपन अमेजोन से डिलीवरी मंगवाते हैं, मिंत्रा से डिलीवरी मंगाते हैं, एक डिलीवरी वाला बंदा आता है, अपन को सारा सामान लेके चल जाता है। एग्जैक्टली सेम रोल प्ले करता है हमारा ये ब्लड। ये रहा हमारा ब्लड पूल डूड, ठीक है। ये हमें सब कुछ बता देता है, जितनी भी चीजें। अब अभी तो सिर्फ अपन ने 2 ही सिस्टम पढ़े, बाकी भी अपन पढ़ेंगे, जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इधर उधर जितनी भी चीजें तुमको XYZ जितनी चीजें दिमाग में आ रही है ना, कचरा एज वेल एज हॉर्मोन्स, इधर से उधर जो भी पहुंचाना है, सब क्या करेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करेगा, ठीक है। ये तो हुआ इसका बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपन डिटेल पे कि ह्यूमन के अंदर कैसा होता है ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट्स सी। देखो, हम ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो ओवरऑल सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी कि इन शॉर्ट इसके 2 सब डिवीजन सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, वन इज आवर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें अपन ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और दूसरा होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। इनफैक्ट अभी जब आप लेटर ऑन पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा लिम्फेटिक सिस्टम इसी से निकला है। यानी कि ये मम्मी है, ये तो मम्मी है, ठीक है, और ये इसकी बच्ची है। लिम्फेटिक सिस्टम, ये इसकी बच्ची है, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे, धीरे धीरे मैं अभी बताऊंगी, ओके। अब डेफिनेटली दोनों अपने आप में बढ़िया अच्छे सिस्टम है, तो हमको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो पहले, क्योंकि ये वाला मम्मी है, तो मम्मी से शुरू करते हैं अपन। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से पहले तो भाई मम्मी को पढ़ोगे ना, जब इनको जानोगे तभी तो आप बच्चों को जानोगे, ठीक। चलो, तो पहले नाम सुनो, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड में ब्लड का मतलब अपन को पता है। वैस्कुलर सिस्टम के अंदर हम बेसिकली इसको ये भी बोल देते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल देते हैं। दोनों वर्ड बोल सकते हो आप। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी को ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका ब्लड
और डेफिनेटली ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में होती है। और जब हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, तो यहाँ पर लिम्फ की बात होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिम्फ की बातचीत हो रही है और यहाँ पे ब्लड की बातचीत हो रही है। चलो अब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। देखो, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें मेनली आपके पास 3 चीजें, 3 थिंग्स। देखो तीनों की इमेज भी दे रखी। पहला है हमारा ब्लड, ये रहा, ब्लड की इमेज दे दी, ठीक है, ये रहा अपना ब्लड। उसके बाद बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो, ब्लड पानी है, तो पानी को बहने के लिए एक पाइप चाहिए, है ना। जैसे कि आप पानी डालते हो पेड़ पौधों में, हालांकि अपन मग्गे से भी डाल देते हैं, बट ऐसे भी तो करते हैं ना अपन, पाइप लगा के उसमें डायरेक्टली पानी डालते हैं। सो इमेजिन करो एग्जैक्टली सेम पाइप जो हमारे पास होते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। दीज आर योर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? कुछ भी नहीं है, ये वो पाइपलाइंस हैं जो कि आपके ब्लड को बहने के लिए एक रास्ता दे रही हैं, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा ये प्यारा सा हार्ट। हार्ट क्या करता है? देखो, जैसे हमारे घर में मोटर होती है, अपने घर में नहीं होती, जिनके घर में फ्लोर्स होंगे उनमें यही होता है ना, मोटर चला देते हैं, पानी ऊपर चला जाता है और पानी का फिर बढ़िया सर्कुलेशन रहता है। तो जिस स्पीड से मोटर आपके घर का पानी पंप करती है ना ऊपर, एग्जैक्टली वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल मोटर है अपने पास, जिसको हम हार्ट बोलते हैं। ये क्या करती है? पानी की जगह ब्लड को पंप करती है अपनी पूरी बॉडी में। अगर ऐसा नहीं हो तो आप इमेजिन कर रहे हो कितना सुस्ती से ब्लड मूव कर रहा होता है अपनी बॉडी में। जितना सुस्ती से ब्लड मूव करता उतनी सुस्ती से तुमको सारा सामान मिलता, जितनी सुस्ती से सामान मिलता। अब ज्यादा सुस्ती बोला तो अपन को सुस्ती आ जाएगी, बट यस, आपको समझ आ चुका है कि ब्लड जो है, ब्लड को एक स्पीड चाहिए और वो स्पीड के लिए उसको पंप करने वाला कौन होता है? हार्ट, ठीक है। चलो, तो ये 3 चीजों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है इसके अंदर। तो पहले डेफिनेटली अपन किससे स्टार्ट करेंगे? ब्लड से स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला कंपोनेंट क्या आया? ब्लड। सबसे पहले तो आप इमेज देख लो, इमेज के अंदर काफी कुछ दिखा रखा है। ये आपको दिखा रखी, ये रही आपकी ब्लड वेसल। ये देखो, ये ब्लड वेसल है, वो पाइप जिसके अंदर ब्लड बह रहा है। और ये देखो, ये इसने दिखाया है ब्लड। अब आप देखो कितनी टाइप की सेल्स दिख रही हैं आपको, अलग 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 अलग। सो एग्जैक्टली यस, ब्लड को पढ़ना अपने आप में एक बहुत, मतलब समझ रहे हो तुम, ब्लड में तुम बहुत कुछ पढ़ते हो। जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब का सामान जो ब्लड में डल रहा है उसको भी आप ब्लड के अंदर ही तो पढ़ रहे हो। चलो लेट्स स्टार्ट। ब्लड अगर मैं बोलूं तो क्या होता है? पहली बात तो फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब समझ रहे हो ना, लिक्विड सा होता है। अब ब्लड होता क्या है? सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? देखो, टिश्यू चैप्टर पढ़ रखा होगा, एनिमल टिश्यू पढ़ रखा होगा। 4 टाइप की टिश्यूज होती हैं। एक होती है हमारी एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी होती है मस्कुलर और चौथी होती है नर्वस। इन 4 में से जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसी का एक टाइप है ब्लड, जो कि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। समझ रहे हो? जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे वहां पर एक बार फिर ब्लड आएगा। बट बच्चों, क्योंकि हम ब्लड को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो उस टाइम पे टिश्यू में डिस्कस नहीं करेंगे अपन, यहाँ पर उसको बस एक नाम से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ लो इसको। तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। चलो बढ़िया बात है, हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई जिस चीज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं ना वो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, क्या है। तो ब्लड क्या है? इट्स अ टिश्यू। अपन को पता है, आई होप अपन को हायरार्की पता है। सेल, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन सब में सेल होती है। सेल से मिलके क्या होते हैं? टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू से मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक बढ़िया ऑर्गेनिज्म। ये रहा हमारा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे सेल से, अलग अलग टाइप की सेल से मिलके बन जाता है अपना ब्लड नाम का टिश्यू। समझ आया पहला कॉन्सेप्ट? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, ब्लड को जब अपन पढ़ते हैं तो ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है। तो ब्लड में होता क्या है? देखो, अगर मैं मानती हूँ कि मेरा ब्लड 100% है, मैं पूरे ब्लड को ऑन एन एवरेज मानते हैं कि मेल्स के अंदर 5 to 5.5 लीटर ब्लड मान लेते हैं, और फीमेल्स में थोड़ा सा कम कर लो, 5.5 तक कर लो, या 4 से 4.5 लीटर तक मान लो। तो इतना ब्लड हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, यानी कि अगर मैं एक रेंज बोलूं तो 4 to 5 लीटर अपन मान के चलते हैं, ठीक है। अगर मैं उस 4 to 5 लीटर को 100% मान लूं, समझ रहे हो, मेरा जितना भी ब्लड है उसको मैं 100% मान लूं, तो उसकी कॉम्पोजिशन में देख सकते हो। सो अज्यूमिंग मेरा ब्लड 100% है, जितना भी है, मेरे पास 5 लीटर है तो उसको मैंने 100% मान लिया। अब उसको मैं डिवाइड करती हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो उसमें मेनली फर्स्ट 2 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है हमारा प्लाज्मा,
एंड सेकेंड चीज होती है हमारी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जानते हो ना, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो इन तीनों को हम बोलते हैं ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा जो होता है वो मेनली वो जो लिक्विड में सब कुछ मिला हुआ होता है ना, वो प्लाज्मा होता है। सो 100% में से इनकी कॉम्पोजिशन होगी, तो 100 में से 55% होता है आपका प्लाज्मा, यानी कि 100 में से 55% तो आपका प्लाज्मा ही ले गया, और रिमेनिंग 45% कौन होती है आपकी ब्लड सेल। समझे, पहला कॉन्सेप्ट समझे, मतलब बहुत इजी है। देखो ओवरऑल पूरा ब्लड है ना, ये जितना भी मेरा ब्लड है मैंने मान लिया मेरी पूरी बॉडी का 100% ब्लड है ये। इस 100% को जो मैं पूरा टोटल करूंगी तो इसमें से 55% निकलेगा प्लाज्मा और 45% निकलेंगी ये ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का मतलब वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। इन्हीं ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इतनी बात क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। ये जो दिखा रहे हैं ना, अभी उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, डायरेक्टली इस पे आ जाओ। ये देखो, ये ओवरऑल क्या किया, ये आपका ब्लड है। हालांकि तुम देखते हो ना ब्लड अपन लगाते हैं, किसी की भी ड्रिप वगैरह लगती है तो ब्लड तो पूरा एक जैसे ही दिखता है, पर इसके अंदर तो इसमें ऊपर येलो नीचे रेड दिखा रखा है। तो एक्चुअली मैं आपको समझाना चाह रहा है कॉम्पोजिशन। देखो ये रहा किसी इंसान का 100% ब्लड, इमेजिन कर लो, ठीक है। मतलब जैसे अपन सैंपल नहीं देते ब्लड का, तो ऐसे किसी बंदे का सैंपल लिया और इसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तो ये उसका होल ब्लड हो गया। यानी कि देख लो लिख रहा है होल ब्लड। समझ गए, आगे देखो। अब क्या होगा, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज पता है क्या होता है, बेसिकली जैसे अपन अपने घर में चटनी बनाते हैं ना अपन, धनिया की चटनी, इमली की चटनी, जिसकी भी चटनी बनाते हैं, अपन क्या करते हैं, मिक्सर के अंदर उसको डालते हैं और मस्त बढ़िया उसको घुमा देते हैं फुल स्पीड में। अब आप सोचो जितनी आपकी मिक्सी की फुल स्पीड है ना, उसकी मतलब 3 गुना 4 गुना कर लो, इतनी भयंकर स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूगेशन वाली डिवाइस की। समझो क्या होता है, ऐसी सी डिवाइस होती है, उसमें ऐसे से निकले होते हैं, इनमें अपन अपना है ना सैंपल डाल देते हैं यूं, फिर ये घर 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 करके से घूमता है। मतलब मेरे हाथ की स्पीड जितनी नहीं ना, तुम समझ लो उतनी भयंकर स्पीड से घूमता है वो, इतनी भयंकर स्पीड से। और उसी घूमने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल टर्म होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। मतलब अब से तुम दिमाग में इमेजिन कर लो, अपनी घर की मिक्सी को फुल भयंकर स्पीड पे चला दो। अगर इसका एग्जाम्पल दूं मैं बहुत बढ़िया, तुम घर पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन का एक छोटा सा स्टेप कर सकते हो। अपन छाछ बनाते, ठीक है, छाछ बनाते, अगर अपन मिक्सर में डाल दें, उसको मस्त स्पीड पे चला दें, तो आपने नोटिस किया होगा ऊपर की साइड फोम आ जाती, नीचे की साइड आपकी छाछ बन जाती। एग्जैक्टली उसकी 2 गुनी 3 गुनी स्पीड या 4 गुनी भी ले लो, उतनी स्पीड पे ऐसा सेम सेंट्रीफ्यूगेशन डिवाइस होता है और वो मस्त सब चीजों को सेपरेट कर देता है। ठीक है, अब समझ आ चुका होगा। अब आओ, ये रहा आपका ब्लड। अब इसी को आप इस सेंट्रीफ्यूगेशन डिवाइस में क्या कराओगे, घर 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 घुमाओगे। ओके चलो घुमा लिया। घुमाने के बाद आपको कुछ ऐसा सा मिलेगा, यानी कि तुमने अपने पूरे ब्लड को जब घुमाया, सो एग्जैक्टली ऐसा सा ब्लड सेपरेट दिखेगा आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये देखो ऊपर की साइड, आई होप इतना कॉन्सेप्ट तो अपन को पता ही है, केमिस्ट्री वाले बच्चे हो आप लोग, आपको पता है। केमिस्ट्री तो छोड़े, तो बेसिक साइंस है। जो भी भारी होगा वो नीचे आके सेटल हो जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर होगा। तो ये अपने जो भी इनका वेट है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो डेफिनेटली जो नीचे है वो भारी है, जो ऊपर है वो हल्का है। ठीक, अब आगे देखो। नीचे की साइड जब आप ध्यान से देखोगे तो ये रेड रेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा रेड रेड दिख रहा है, जिसको मैंने अभी ब्लू कर दिया। और यहाँ पे लिख रहा है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है योर आरबीसी, यानी कि आपके जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उन्हीं का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। तो देखो नीचे की साइड आपके कौन आके सेटल हो गए, सारे के सारे आपके आरबीसी, यानी कि आरबीसी का वेट भारी है। ठीक, आगे देखो। इधर आपको एक छोटी सी लेयर दिख रही होगी बीच में, एक व्हाइट कलर की, ध्यान से देखना ये लेयर, इसको मैं रब कर रही हूँ। ये देखो, ये व्हाइट कलर की एक लेयर दिख रही है बीच में। ये जो व्हाइट कलर की आपको लेयर दिख रही है, इसमें कौन आके सेटल हुई, आपकी 2 टाइप की सेल्स आके सेटल हुई, योर डब्ल्यूबीसी, जिनको हम दूसरे नाम से बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और एक आ गई आपकी प्लेटलेट। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कंपैरेटिवली आरबीसी के क्या हुई, हल्की हुई, तो वो इसके ऊपर आके सेटल हो गई। बट इसके कंपैरिजन में ये भारी है, तो ये इसके नीचे आके सेटल होगी। आई होप तुमको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आओ ऊपर। ऊपर देखो, ये रहा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा येलोइश सा पार्ट दिख रहा है आपको। इस पूरे पार्ट को आप क्या बोलते हो, प्लाज्मा। समझ गए। तो अगर आप अपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो ऊपर ही ऊपर क्या आके सेटल हो जाएगा, प्लाज्मा। फिर बीच में कौन सेटल हो जाएंगी, आपकी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, और बेस पे मोटे तगड़े आरबीसी सेटल हो जाएंगे, लाइक दिस। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो अपन को पता होना चाहिए कौन का वेट किससे ज्यादा है। इजी है। चलो अब इधर
इसी चीज को इसने एक और डायग्राम से समझा दिया, यानी कि ये जो दिखा रहा है कार्टून वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, मैंने आपको बोला ब्लड को मैंने 100% माना, 45% और 55% आपको लेके चलना है। 55% आपका प्लाज्मा, 45% आपकी ब्लड सेल्स। एग्जैक्टली वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखो 55% आपकी प्लाज्मा जो कि ऊपर आती है, ये रही। 1% आपकी WBC एंड प्लेटलेट, ये लो, ये बीच में आ गई। 44% है आपकी RBC, और दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 45%। समझ गए? इजी है। आई होप इतने तक में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अपन को इतना समझ आ गया कि अपना ब्लड किस तरीके से कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। अब आगे चलते हैं। चलो, ब्लड को अब और ध्यान से और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने बोला कि मेरे पास प्लाज्मा है जो कि कितना परसेंट है? 55%। समझ रहे हो? थोड़ा सा ब्लड डिटेल में है, बट आई नो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, बहुत इजी है। ध्यान से सुनो। प्लाज्मा को, ये जो पीछे आपने देखा था ना ऊपर की साइड एंटायर प्लाज्मा, अगर अब मैं उसको 100% मानूं, क्योंकि क्या है, मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ किसको 100% मानना है, क्योंकि जब कहीं पैराग्राफ पढ़ते हैं ना अपन, उसमें ऐसा लिखा नहीं होता कि अब इसको 100% मानते हुए आप लेके चल रहे हो, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हमने पहले ब्लड को 100% माना, उसके बाद इसको 45 एंड 55 में डिवाइड किया। ठीक, अब ये जो 55 है प्लाज्मा, इसको मैं 100% मान रही हूँ, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसको स्टडी करूंगी? अब इसको देखो ध्यान से, सिर्फ इसको, ओनली एंड ओनली दिस पार्ट आई एम गोइंग टू स्टडी, और इसको मैं अब 100% मान रही हूँ। ठीक है, इजी है। अब देखते हैं। देखो, प्लाज्मा को जब मैं 100% मान रही हूँ ना, तो अब मैं इसके अंदर की डिटेलिंग पढ़ूंगी। अब इसके अंदर की डिटेलिंग पढ़ो, कितना इजी है। इसमें अराउंड 90 से 92% तो वाटर ही हो गया। कितनी अच्छी बात है, अपन को ज़्यादा याद ही नहीं करना पड़ेगा। मतलब रियलिटी में, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जहाँ पर भी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है, मुझे अच्छा लगता है, चलो याद नहीं करना पड़ेगा अब चीज़ें। सो प्लाज्मा में अपनी आधी प्रॉब्लम सॉल्व, 90 से 92% तो पानी ही है। बस अब अपन को क्या पढ़ना है? 8 से 10%, बस 8 से 10% अब आपको पढ़ना है। इन 8 से 10% में बहुत सारी सॉलिड चीजें होती हैं। समझ रहे हो? जो आपका प्लाज्मा है उसको जब तुम 100% मान रहे हो, तो 90 से 92% तो पानी ही है, उसके अंदर सिर्फ पानी है। अब बचा क्या? 8 से 10%, उसमें आपको सॉलिड चीजें पढ़नी है। बट दुख की बात यह है कि इस 8 से 10% में भी इतनी चीजें आ जाएंगी ना तुमको पढ़ने के लिए कि याद करना पड़ेगा। चलो आओ, लेट्स सी। चलो, तो इस 8 से 10% को पढ़ें। पहला देखते हैं। फर्स्ट चीज अब आप याद करना, अभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ कर आए हो। क्या किया था अपन ने? जो भी न्यूट्रिएंट थे सबको डाइजेस्ट कर लिया था, सबको एब्जॉर्ब कर लिया था, और किसको दे दिया था? ब्लड को दे दिया था। तो जो आपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे ना और अपने ब्लड में डाले थे, वो प्लाज्मा का पार्ट जाके बन जाते। तो पहला जितने भी न्यूट्रिएंट क्या थे? आपने ग्लूकोज लिया था, अमाइनो एसिड्स वगैरह लिए थे, ये सब चीजें अपन ने ली थी न्यूट्रिएंट की फॉर्म में। बस इसको डाल दो पहला, तो ये सॉलिड में पहला पार्ट न्यूट्रिएंट्स ही है आपका। चलो आगे आओ। नेक्स्ट चीज आपने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन में 2 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसेस थी ना आपकी CO2, O2, याद करो। जो अच्छे बच्चे हैं उनको ये तक याद आ गया होगा कि O2 जो है वो 97% तो RBC के साथ जाती है और 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। तो वो जो 3% है ना, उसी को यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर आओ दूसरा CO2 पे। CO2 में अपन ने पढ़ा था 20 से 25% जो होती है वो RBC के साथ चल जाती है। रिमेनिंग 70% अपनी किसके साथ जाती है? बाइकार्बोनेट। आपको याद है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन बना के जा रही थी तरह के। और 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रही थी। तो ये वही है, ये CO2 वही है। समझ रहे हो? तो जो अपन ने लास्ट में प्लाज्मा में डिसॉल्व की थी ना, ये वही है गैसेस। चलो 2 ही चीज पढ़ी थी अपन ने, तीसरा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अब आओ आगे की साइड अपन पढ़ेंगे बहुत कुछ। तो अपनी बॉडी जब खूब सारा मेटाबॉलिक एक्शन करेंगी तो कचरा भी प्रोड्यूस करेंगी। तो आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट, जब अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम नाइट्रोजिनस वेस्ट पढ़ेंगे। ठीक, नाइट्रोजिनस वेस्ट 3 होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जिसमें से हमारा वाला कौन सा होता है? यूरिया। डाल दो इसको भी यहाँ पर। फिर आओ आगे आप पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, सारे जितने अखंड हार्मोन्स, सारे के सारे अपने यहीं पर ही आते हैं। तो इन हार्मोन्स को भी अपन ब्लड में डाल देते हैं। समझो, ब्लड को याद करने की जरूरत नहीं है, बस चैप्टर देखते जाओ, आगे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, सबकी चीजें यहीं पटक दो आप। ओके, आगे आओ। नेक्स्ट चीज होता है, जब आपकी बॉडी में ब्लड होता है ना,
कभी ऐसा होता है कि अंदर ही ब्लड जम गया, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता, हम हेल्दी इंडिविजुअल हैं, हमारे अंदर ब्लड मस्त भागता दौड़ता रहता है, पूरा टाइम मस्त भागता है ना, कभी भी बॉडी के अंदर नहीं जमता। इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं हिपेरिन। क्या बोलते हैं उसको अपन? हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है? हमारी बॉडी का एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट का मतलब क्या होता है? देखो, एंटी वर्ड का तो मतलब होता है अगेंस्ट, होने ही नहीं देंगे। कोआगुलेशन का मतलब होता है जमना, जो अगेंस्ट द जमना हो जाए वो हिपेरिन होता है। यानी कि इन शॉर्ट ये आपके ब्लड को जमने नहीं देता। अगर आपकी बॉडी में ब्लड जम जाए, समझो, इमेजिन करो किसी की बॉडी में ब्लड जाके जम जाए तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। आपने सुना डॉक्टर बोलते हैं इसके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई, इसकी फलानी जगह पे क्लॉटिंग हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई, क्लॉटिंग हटानी पड़ेगी, इतनी सारी भारी भारी बातें होती हैं। तो क्लॉटिंग क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, वो ब्लड जाके जम गया वहाँ पर। अगर ब्लड जम गया, आप इमेजिन करो, सपोज करो ये बॉडी सेल्स है यहाँ पर खूब सारे, और यहाँ पर ब्लड जम गया, सपोज करो ब्लड जम गया, खूब सारा जम गया, फिर यहाँ पे बड़ी दिक्कतें आने लग जाएंगी, इनको सामान नहीं मिलेगा अच्छे से, धीरे धीरे ये सेल मरने लग जाएंगी और बड़ी मुश्किलें आ जाने लग जाएंगी, और इन मुश्किलों के चलते क्या पता वहाँ का काम ही खराब हो जाए। इसलिए क्लॉटिंग अच्छी बात नहीं है अपने लिए। इसलिए ऐसा ना हो तो हमारे ब्लड ने बंदोबस्त कर रखा है, दैट इज हिपेरिन, जो कि चीज़ों को बॉडी के अंदर, यानी कि ब्लड को बॉडी के अंदर जब तक ब्लड होता ना उसको कभी जमने नहीं देता। समझ गए हिपेरिन का कॉन्सेप्ट? और इसी का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट होता है जब आपके कहीं चोट लग जाती है तो जैसे ही ब्लड निकलने लग जाता है उस ब्लड को अपन वहां जमा देते हैं, दैट इज कोआगुलेशन। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बॉडी के अंदर एंटी कोआगुलेशन जरूरी है और बॉडी के बाहर कोआगुलेशन जरूरी है। अगर सपोज करो मेरे लग गई और लग गई, ब्लड बहे जा रहा है बहे जा रहा है बहे जा रहा है, तो डेफिनेटली मेरा कितना ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो एट दैट टाइम कोआगुलेशन जरूरी है। तब हिपेरिन को कहते हैं भाई तू चुप कर, शांति से बैठ, ब्लड को जमने दे। समझ रहे हो? तो सब एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मतलब आप इमेजिन करो आपकी जो बॉडी है ना ये भी बिल्कुल उसी की तरह चलती है। नहीं होते, दो टाइप के लोग होते हैं, एक हावी होने लग जाते हैं फिर एक हावी होने लग जाते हैं, एग्जैक्टली सेम ये वही हो जाता है। कांग्रेस बीजेपी, एक साइड कांग्रेस कभी हावी हो जाती है, कभी बीजेपी कभी हावी हो जाती है, एग्जैक्टली सेम। समझ रहे हो तुम? अभी जब बॉडी के अंदर है तो हिपेरिन हावी रहेगा, मैं ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने दूंगा। और जब आप बॉडी से बाहर निकल गए, यानी कि बॉडी से बाहर गलती से ब्लड निकल गया, इन दैट कंडीशन इस हिपेरिन को चुप करा दिया जाएगा और सारे ब्लड को जमा कर दिया जाएगा ताकि ब्लड लॉस ना हो। समझ गए? इसके अपार्ट, इस सब के अपार्ट बहुत जरूरी चीज है, वो है कुछ प्रोटीन्स। फ्यू प्रोटीन्स आर देयर, और इन प्रोटीन्स को मैं अलग पेज पे डिस्कस कर रही हूँ। अपने प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं और वो कुछ प्रोटीन में आपको सिर्फ 4 प्रोटीन पता होने चाहिए। देखो, पहला है फाइब्रिनोजिन, सेकंड है एल्ब्यूमिन, तीसरा है ग्लोब्यूलिन और चौथा है, कहाँ लिखूं, यही लिख देती हूँ, प्रोथ्रोम्बिन। अब तुमको लग रहा होगा ये क्या खतरनाक नाम लिखे, कुछ भी नहीं है। 4 बार अगर इनको इनके काम के साथ पढ़ोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा। सुनो, पहला क्या लिखा मैंने, फाइब्रिनोजिन, और आखिरी क्या लिखा, प्रोथ्रोम्बिन। अभी इससे जस्ट 1 मिनट पहले मैंने एक बात बताई थी कि बॉडी के अंदर ब्लड कोआगुलेट नहीं होता, किसके कारण, हिपेरिन के कारण। समझ रहे हो? तो बॉडी के अंदर ये बॉस है, बॉडी के अंदर ये बॉस है, बॉडी के बाहर ब्लड निकल जाए तो मैंने बोला था ना हिपेरिन को चुप करा दिया जाता है, भाई तू चुप हो जा। तो इसको चुप कराने वाले कौन होते हैं, ये फाइब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये देखो अब तो तुमको समझ ही आ गया होगा। अगर ये इसको चुप करा रहे हैं इसका मतलब ये किस में इन्वॉल्व है, ये कोआगुलेशन में इन्वॉल्व है। तो जब भी कभी अपने कट जाती है, लग जाती है, अपन को बहुत दिक्कतें आ जाती है ना, तो अपना जो ब्लड कोआगुलेट होता है उसमें फाइब्रिनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। तो इनका काम क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट पार्टी के हैं, हिपेरिन और ये दोनों, ये ऑपोजिट पार्टी के हैं, ये एक पार्टी में है वो अकेली पार्टी में, दोनों एक दूसरे के एंटी वर्क करते हैं। क्लियर है? चलो अब आ गया नेक्स्ट आओ ग्लोब्यूलिन पे। ग्लोब्यूलिन क्या होता है, हाल फिलहाल के टाइम पे ग्लोब्यूलिन का काम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझो, हम इतने टाइम से करते रहते हैं, हमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी करते रहते हैं, हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे काफी ध्यान दे रहे हैं आजकल। इम्यूनिटी क्या है, देखो इम्यूनिटी को अगर तुम असली में इमेजिन करोगे ना तो होता क्या है,
आपकी बॉडी में जैसे अपन अपने आसपास पुलिस देखते हैं, पुलिस का काम क्या होता है कि कोई भी कोई भी इंसान है, चोर चकारी डाकू या चोटे, उनको घुसने नहीं देते, है ना। यही होता है कि अगर कोई चोर घुस जाए तो इमीडिएटली पुलिस पकड़ लेती है। हमारी बॉडी में वही पुलिस वाला काम जो होता है वो किसके पास होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के पास। हमारी बॉडी में एक प्रॉपर इम्यून सिस्टम है, ये हमारी बॉडी का पुलिस है। समझो इस बात को, ये हमारी बॉडी का सच में पुलिस है। जैसे ही तुम्हारी बॉडी में गलती से कोई चोर घुस आता है, इन दोनों के बीच में ऐसी मस्त लड़ाई होती है, मतलब तुम इमेजिन करना है इस चीज को, इमेजिन करो, ये पूरा ही रब कर रहे हैं, फिर इमेजिन करो। देखो ये है आपकी बॉडी, है ना, ये है हमारा इम्यून सिस्टम, और ये है कोई चोर डाकू टाइप, ठीक है। अब ये क्योंकि मुझे चोर डाकू बताना है अपनी बॉडी का, तो इसको मैं बैक्टीरिया बना रही हूँ। इसके बाहर मैंने ये लो सीलिया निकाल दी, ये रहा तुम्हारा बॉडी का बैक्टीरिया, समझ रहे हो, बैक्टीरिया घुस गया जबरदस्ती। ये है हमारे पुलिस वाले जिनके पास फॉर एवर गन रहती है, ये गन है, इमेजिन कर लो, ठीक है, पिस्टल। ओके, अब क्या होता है देखो, बॉडी में ये इम्यून सिस्टम हमेशा ऐसे घूमती रहती है, समझो, इम्यून सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सब बढ़िया चल रहा है। इसके पास इतनी एबिलिटी है कि आपकी सेल और एक फॉरेन सेल में डिफरेंस करना जानती है, समझ रहे हो ना। ऐसा तो नहीं होता ना अपन चलते फिरते पुलिस वाले अपन को ही पकड़ लेते, जब हेलमेट नहीं लगाते तभी तो पकड़ते हैं, हालांकि तो ऐसे तो नहीं पकड़ते अपन को नॉर्मली, एक्चुअली में भी ऐसा ही होता है। बॉडी में भी ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, इम्यून सिस्टम की सेल्स, ये आपकी बॉडी में ऑल टाइम घूमती रहती हैं, ऑल टाइम घूमती रहती हैं, पर तुम्हारी बॉडी सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि उन्हें पता है भाई ये तो अपना है, अपना अपना ही होता है, इसको कुछ नुकसान नहीं करना है। जैसे ही हमारी बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया आ जाता है, सपोज करो मैं बोले जा रही हूँ, यहाँ आसपास कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया मेरे मुंह में घुस जाएगा। जैसे ही वो मेरे मुंह में जाएगा, कहीं निकलते निकलते कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा, ब्लड में पहुंच गया, लेट्स टेक ब्लड में ही पहुंच गया। ब्लड में जाते ये ऐसे घूम रहे हैं, एकदम से इनको दिख जाता है। हालांकि जितने बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं ना, ये छुपने की कोशिश करते हैं, समझो, तुम सच में चोर पुलिस गेम खेलते थे ना अपन बचपन में, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ये जितने भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं ना, ये छुपने की कोशिश करते हैं, छुप छुप के जाते हैं इनसे कि कहीं ये गलती से पकड़ ना ले। और अगर सच में चलते चलते गलती से अपना इम्यून सिस्टम इन्हें पकड़ लेता है, या पता चल जाता है इम्यून सिस्टम को कि फलानी जगह पे कोई चोर है, ये इमीडिएटली वहाँ पे जाते हैं और इनको पकड़ के दबोच लेते हैं। अब इनकी लड़ाई में क्या होता है, रेगुलरली आपका इम्यून सिस्टम ही जीतता है, भाई सिंपल सी बात है ना, पुलिस वालों का जीतना बड़ा ज़रूरी है। बट कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, कभी कभी ऐसा होता है कि ये चोटे जीत जाते हैं, और जब ये जीत जाते हैं, जब जब तुमको कोई बीमारी होती है ना, आप समझ रहे हो, जुकाम भी हो गया, जुकाम होने का मतलब है आपके अंदर के पुलिस वाले हार गए और ये जीत गए, क्योंकि ये जीते तभी तो आपको बीमारी हुई, और अगर ये नहीं जीतते इसका मतलब आपके इम्यून सिस्टम ने पकड़ लिया। तो एकदम ऐसी लड़ाई होती है, जब इम्यून सिस्टम जीत जाए तो तुम बच जाते हो, और अगर इम्यून सिस्टम हार जाए इसका मतलब ये जीत गए और ये आपकी बॉडी में धमाधम बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ाए जा रहे हैं और आपको बीमारी कॉज कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब तुम सोच रहे होंगे ब्लड में इतनी सारी बातें क्यों पढ़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं यू शुड लिंक द कॉन्सेप्ट। ऐसे स्ट्रिक्टली मत पढ़ा करो, कभी भी बायोलॉजी को पढ़ो ऐसे मत पढ़ो, मैं तो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ूंगा, नो, पूरी चीज को लिंक करो, इट इज ऑल लाइक अ स्टोरी विच इज लिंक्ड टू ईच अदर, तो हमें पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ब्लड पे आ जाओ। ये सारी कहानी मैंने तुमको सिर्फ इसलिए सुनाई क्योंकि मुझे एक वर्ड का मतलब बताना था, दैट इज ग्लोबीन्स। ग्लोबीन्स का काम होता है कि ये आपके इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि ग्लोबिन नाम के प्राणी तो नहीं है, सेल्स हैं ये सेल्स आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है, यानी कि आपके डिफेंस सिस्टम का, ये पुलिस वाले हैं जो आपके डिफेंस सिस्टम में जुड़े हुए हैं। समझ आ गई आपको बात। चलो एक आखिरी प्रोटीन बच रहा था, वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम होता है हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझो, इसका मतलब ये होता है आपकी बॉडी में प्रॉपर पानी भी रहे, आपकी बॉडी में प्रॉपर सॉल्ट्स भी रहे।
ना कभी ज़्यादा सॉल्ट होने चाहिए, ना कभी एक्सेसिव पानी होना चाहिए। इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन। तो ये बेचारा वो है, ये दुकान पर बैठ के वो तराजू से तोलने वाले लोग हैं जो दिन भर तोलते रहते हैं। ये एकदम बैलेंस रखना चाहते हैं। ये पानी को भी ज़्यादा नहीं होने देना चाहते, ये सॉल्ट्स को भी ज़्यादा नहीं होने चाहते, क्योंकि इनको पता है कि अगर पानी भी ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, और अगर सॉल्ट्स भी ज़्यादा हो गए तो भी दिक्कत है। तो एल्ब्यूमिन लिटरली वो ही, ये बंदा, ये रहा, ये बंदा है, ये ऑल टाइम इसके हाथ में से ना तराजू रहता है। ये रहा पानी, ये रहा सॉल्ट्स, नापता रहता है, बराबर चल रहा है ना, सब बराबर चल रहा है ना। जैसे इसको लगता है कि यार ये बराबर नहीं चल रहा, ये ज़्यादा हो रहा है, इसको फट से उठा के फेंक देता है और किडनी इसको बाहर निकाल देते हैं यूरिन की फॉर्म में। तो तुम समझ रहे हो, जब जब अपन यूरिन निकालते हैं ना, यूरिन में आप अपनी बॉडी से वो सारी चीज़ें निकाल रहे हो जिनको आपकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, एकदम घटिया मान के रिजेक्ट करी हुई चीज़ें होती हैं, उनको आप यूरिन में निकालते जाते हो। समझ आ गई बात? तो आई होप अपन को ये चारों प्रोटीन का मतलब भी समझ आ गया। तो ब्लड में अपन को ओवरऑल प्लाज्मा समझ आ चुका है अभी तक। अब हम चलते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट्स पे। नाउ लेट्स कम टू ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स पे आते हैं। देखो, ब्लड सेल्स में आपको दिख रही है अलग अलग टाइप की, विभिन्न टाइप की सेल्स दिख रही, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये सारी सेल्स है ना, इन सब के स्ट्रक्चर थोड़ा सा ढंग से देखेंगे अपन। बस इतना देख लो अभी कि है क्या। ब्लड सेल में मेनली 3 सेल्स आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये आती है। मेन तो यही है अपनी, ओके। अभी डब्ल्यूबीसी को जब अपन आगे डिवाइड करेंगे ना, तो इसके अंदर की सेल्स हैं, तो इनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी 2 मिनट में तुमको इनके काम समझ आ जाएंगे ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये कितना ईजी टॉपिक है। चलो आगे आओ, पहले इस भाई पे आओ, आरबीसी पे। आरबीसी को, जिसको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं एंड एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी ही होता है, ओके। आगे देखो, हमारे पास अराउंड 5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, ये इसकी यूनिट होती है, समझ आ रहा है? पर क्यूबिक एमएम इसकी यूनिट होती है। तो ऐसा मतलब अपना अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्या होता है पर क्यूबिक एमएम, इट्स जस्ट द यूनिट जिसमें इसको मेजर की जाती है। सो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम अराउंड हमारे पास आरबीसी होती है ब्लड में, जो कि बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे नंबर में, ठीक। आगे इसमें होता क्या है, इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसके बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं रेस्पिरेशन के अंदर, दैट इज हीमोग्लोबिन, है ना। फिर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी दिखाया था मैंने तुमको, वहां पर दिखाया था ना कि बीच में वो ग्लोबिन्स हैं, सॉरी बीच में तो नहीं, बीच में आयरन्स थे, इस तरीके से बीच में आयरन्स थे, और इस तरीके से पूरी चारों ओर मस्त ग्लोबिन्स थे, एकदम फूल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था। तो ये रहे आपके आयरन और ये रहे आपके ग्लोबिन, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, तो तुम आई होप याद भी आ रहा होगा वो चीज़, ओके। और क्या हो रहा था, इनके 4 हाथ थे, ऐसे आयरन वाले 4 हाथ थे, एक से ऑक्सीजन को पकड़ा, एक से ऑक्सीजन को पकड़ा, इमेजिन कर लो आपके दोनों पाँव भी वही हाथ हैं, एक से इसको पकड़ा, एक से इसको पकड़ा, इस तरीके से चारों से एक एक ऑक्सीजन पकड़ लेते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन, 1 हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक चीज और याद कर लो, अराउंड कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो देखो अराउंड अपने पास 14 to 16 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए। हालांकि आपको रेंज 12 से शुरू मिलेगी, बहुत सी बुक्स जब आप देखोगे ना तो आपको रेंज मिलेगी 12 से 16, बट प्रैक्टिकली मैं तुमको बताऊं 12 कोई हेल्दी हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्योंकि 12 से नीचे गिरते 11 पे आते तो आपको हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी बता दी जाती है। सो मेरा मानना है कि मोर करेक्ट वैल्यू 14 to 16 ग्राम पर 100 ml होती है, पर 100 ml समझो। हर 100 ml ब्लड में आपके पास 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तभी तो कहते हैं खूब आयरन खाओ, खूब हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका एक रीज़न है, यहाँ सुनो वो रीज़न क्या होता है। रीज़न सिर्फ इतना होता है, जब आप अपनी डाइट से आयरन लेते हो, आयरन वाली डाइट खाते हो ना, तो आपकी बॉडी में आयरन जाता है, और जब बढ़िया से आप आयरन लेते हो तब आपकी बॉडी में मस्त हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है, और जब बढ़िया हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है तो इसी तरीके से समझ रहे हो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए आपके पास हीमोग्लोबिन रहते हैं, और जितना बढ़िया ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा उतना बढ़िया आपकी सेल्स तक जाएगी ऑक्सीजन,
और जितना मस्त आपकी सेल्स तक ऑक्सीजन जाएगी उतनी ही बढ़िया आप एनर्जी बनाओगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट अगर सपोज करो किसी के पास हीमोग्लोबिन नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। शायद आपने पढ़ भी रखा होगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनीमिया। आपने सुना होगा कि आयरन डेफिशिएंसी से हो जाती है अनीमिया। अनीमिया क्या होती है, कुछ भी नहीं होता, आपने खाना नहीं खाया ढंग से। जब आप बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर फलानी कचरी चीज़ें खाते रहते हो ना, उससे आपको कतई आयरन नहीं मिलता। आयरन हमेशा हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। आयरन हमेशा आप चाहो तो किशमिश खाया करो खूब बढ़िया अमाउंट में, इससे आपको आयरन मिलता है। फ्रूट्स खाया करो, उनसे आयरन मिलता है। एंड स्पेशली गर्ल्स को तो और आयरन कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली जब आप आयरन प्रॉपर लेते हो, बिल्कुल, अच्छा इसका मतलब ये नहीं बॉयज़ नहीं लेंगे आयरन, वो भी लेंगे, बढ़िया, सबको दोनों को लेना चाहिए, ठीक है। आगे सुनो, आयरन जब आप अच्छे अमाउंट में लेते हो बॉडी में तो हीमोग्लोबिन बढ़िया बनता रहता है। अभी आपने डाइट में अगर आयरन खाया ही नहीं तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा प्रॉपर। हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है तो हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन ले जाने वाले कम है, समझ हो तुम। गाड़ियां ही कम है भैया, ट्रेनें ही कम चल रही है, तो लोग इधर से उधर कैसे पहुंचेंगे। तो तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन नाम की गाड़ी ही नहीं है। हीमोग्लोबिन नाम की गाड़ी नहीं है, ये रही आपके पास गाड़ी नहीं है, तो ये ऑक्सीजन को बिठा बिठा के कौन लेके जाएगा। ये लो, एक गाड़ी 4 को लेके जाती है, मतलब मैंने इसको ऐसे इमेजिन कर रखा है, देखो कैसे, सुनो, बहुत ही इजी लगता है ये तरीका मुझे। हीमोग्लोबिन को आई इमेजिन एज अ गाड़ी। ये है हीमोग्लोबिन नाम की गाड़ी। एक बार में ये कितने यात्रियों को बिठा रही है, ये लो, ये रहे आपके 4 ऑक्सीजन, ये बिठा रखे हैं इसने। अब सपोज करो तुम्हारे पास जितनी गाड़ियां होंगी उतना ही बढ़िया तरीके से आप ऑक्सीजन पहुंचाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो यात्री है जो दिन भर ही यात्रा करता रहता है इधर उधर। तो आपके पास ये गाड़ी का नंबर इंटू इंटू जितना हो जाए उतना ही बढ़िया है। अब सपोज करो जैसे जैसे तुम्हारे पास ये हीमोग्लोबिन नाम की गाड़ियां कम होती जाएंगी, गाड़ी कम होगी तो भाई बेचारे यात्री तो आएंगे, समझो तुम, सांस तो आप लेते रहोगे, सांस आप लेकर कहाँ पे पहुंचा दोगे, ये यहाँ पर, इधर, ये आपका एल्वुलाई, यहाँ पर बैठे ये यात्री, कोई तो आए हमको ले जाने के लिए, ये सब बैठे यहाँ पे वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। बट इन बेचारों के पास कोई गाड़ी नहीं आती ले जाने के लिए। गाड़ी नहीं आती तो ब्लड लेके नहीं जाता इनको, ब्लड लेके नहीं जाता तो बॉडी की सेल्स के पास नहीं जाती। बॉडी की सेल्स बेचारी क्या नहीं बना पाती, ग्लूकोज को तोड़ के ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़कर ही आप एटीपी बनाते हो। ये सारी काम अटक रही है, क्यों, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसके चलते आपकी बेचारी सेल क्या नहीं बना पाती, एनर्जी नहीं बना पाती, पसीने छूट रहे हैं उसके, एनर्जी नहीं बन पा रही। और धीरे 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 आप नोटिस करना, जितने भी लोगों को अनीमिया होता है उनको बहुत जल्दी थकान होने लग जाती है, सबसे पहला सिम्टम है। अगर थोड़ा सा काम करते ही आपको थकान होने लग जाती है, बहुत ऐसा लगता है यार बहुत थक गई मैं तो, मेरे से काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है, अनईजी फील होने लग जाता है, आपके नाखून थोड़े से येलो होने लग जाएं, बॉडी में पेलनेस दिखने लग जाए, इसका मतलब आयरन की डेफिशिएंसी है। और इसमें कतई घबराने की बात नहीं होती, थोड़ा सा बढ़िया फॉलिक एसिड, आयरन, B12 की बढ़िया दवाई खा लो और अच्छे से खाना खाना शुरू कर दो। हीमोग्लोबिन का सिरप जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब है वो लो, वापस हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाता है। बट येस फॉर श्योर हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाए ना तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए शुरुआत में जो मैंने सिम्टम बताया ना, थकान होने वाला, बहुत जल्दी थकने वाला, अगर ऐसा सिम्टम कोई बच्चा भी फील कर रहा है तो इमीडिएटली इस चीज़ को एज अ सीरियस पॉइंट लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुम सपोज करो जरा सा भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है ना, हीमोग्लोबिन जरा सा कम होते भी आपकी बॉडी की एफिशिएंसी अफेक्ट हो जाती है। क्लियर है, चलो विद दिस आरबीसी कंप्लीट हुआ अपना, चलो आगे चलते हैं। फिर आते हैं WBC। ये WBC जो है इसका भी एक बढ़िया नाम है, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। तो ये आपको याद होने चाहिए कि आरबीसी को क्या बोलते हैं, WBC को क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट। अभी ये ल्यूकोसाइट, अभी मैंने बताया था ना आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में अपन ने काफ़ी टाइप के पुलिस वाले भर रखे हैं, तो ये आपकी डिफेंस सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, यानी कि तुम समझ लो ये है इंपॉर्टेंट पुलिस वाले, ये आपके इम्यून सिस्टम में वर्क करते हैं, दे वर्क इन योर इम्यून सिस्टम। इसलिए इसके लिए पॉइंट भी आता है सोल्जर ऑफ योर बॉडी, क्यों, क्योंकि ये अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करते हैं। अब WBC में कोई एक सेल नहीं है, दे आर मल्टीपल सेल्स। उन सेल्स को अपन देखते हैं एक बार, कितनी सेल्स है, देखो
ये सारी सेल जो आपको दिख रही है ना, दीज आर टाइप्स ऑफ WBC। इनको भी देख के डरने की जरूरत नहीं। पता नहीं क्या होता है ना, एक्चुअली में यही होता है, जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे याद करने की चीज़ें आने लग जाती है ना, बच्चा डरने लग जाता है। बट बच्चों, रियलिटी में इसको कहानी के फॉर्म में इमेजिन करना शुरू करो। मैंने एंटायर जितना भी मैं पढ़ती हूँ, मैं हमेशा उसको एक कहानी की फॉर्म में पढ़ती हूँ। और जब भी चीज़ कोई कहानी की फॉर्म में चलती है ना, इट बिकम्स वेरी इजी टू लिंक अप। आप तुम समझ रहे हो? तुम इमेजिन करो, पुलिस वालों की अलग अलग भर्ती हो रही है। अभी तक तुमने देख लिया कि पुलिस वालों की भर्ती में एक चीज़ जो अपन ने भर्ती की थी वो कौन थे? ग्लोबिन्स नाम के पुलिस वाले थे, ठीक है, ग्लोबिन्स नाम के पुलिस वाले। अभी अपन ये और नए पुलिस वाले ला रहे हैं, ये थोड़े हायर वर्जन पुलिस वाले, तो तुम समझ लो आर्मी वाले बंदे भी आ रहे हैं इसके अंदर, है ना, समझ लो ना। ओवरऑल डिफेंस में तो सभी आते हैं, पुलिस भी आती है, आर्मी भी आती है। कोई एक बंदे को तो नहीं पकड़ा देते अपन ये काम कि बेटा तुझे ही संभालना है सब कुछ, नहीं ना, खूब सारी भर्तियाँ होती हैं ना। सिमिलरली आपकी बॉडी ने भी वैसे ही खूब सारे लोगों को रख रखा है। इम्यून सिस्टम में मल्टीपल टाइप की सेल्स हैं, आप समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ल्यूकोसाइट में दो टाइप की सेल्स होती हैं, यानी कि आपकी WBC दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है ग्रैन्युलोसाइट्स, वन इज योर ग्रैन्युलोसाइट्स, सेकंड वन इज अग्रैन्युलोसाइट्स। वन इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड द अदर वन इज अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट क्या होते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है, ग्रैन्युलो में क्या आ रहे हैं? ग्रैन्यूल्स आ रहे हैं। तो देखो जिन जिन में भी ध्यान से देखो, ये ग्रैन्यूल दिख रहे हैं ना, दानेदार दानेदार दानेदार, ये तीनों सेल्स आपकी क्या हैं? ग्रैन्युलोसाइट। दूसरी क्या होती है? अग्रैन्युलोसाइट। तो जहाँ जहाँ बायो में ये वर्ड आते हैं ना, इसका मतलब होता है नहीं नहीं। वो एक अपना मीम नहीं बनता है, वो यूं यूं करने वाला और एक नहीं नहीं, तो एग्जैक्टली वैसे याद रखो, नहीं नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आ गया, यानी कि नहीं नहीं, तो यहाँ पर ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। सो जहाँ पे ग्रैन्यूल नहीं है, अब इन दो सेल्स को देखो, क्या यहाँ पे तुमको कोई दाना दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या इस सेल में आपको कोई दाना दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो जब दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये कौन सी सेल्स है? अग्रैन्युलोसाइट्स। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना आगे की कहानी। उन्हीं सेल्स का थोड़ा और अच्छा क्लियर पिक्चर है ये, वो थोड़ा सा अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, बस वो मैंने इसलिए समझाने के लिए रखा था क्योंकि वहाँ पे दाने दाने बन रहे थे। 3 सेल्स में दाने थे, 2 में नहीं थे। तो 3 सेल्स आपकी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और 2 सेल्स जिनमें वो दानेदार ग्रैन्यूल्स नहीं है, वो किस में आएंगी? अग्रैन्युलोसाइट्स में। अब आओ पहला अपन पढ़ते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स, इसमें 3 आती हैं सेल्स, जिसको आप याद कर लोगे निब, NEB। निब क्या होता है? देखो आपको याद है पेन के ऊपर की टिप होती है, पेन की टिप होती है, उसको पता नहीं कौन बच्चा बोलता था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने सुना है कोई बच्चा उसको निब निब बोलता था। तब से मेरे दिमाग में निब याद आ गया था कि अपन ऐसे याद कर सकते हैं, निब। न्यूट्रोफिल, पहले वाले का नाम है न्यूट्रोफिल, दूसरे वाले का नाम है यूसिनोफिल, और तीसरे वाले भैया का नाम है बेजोफिल, या इसको मैं तो बेसोफिल बोलती हूँ, बेजोफिल बोलते हैं असली में तो इसको, ठीक समझो। आपके पास ग्रैन्युलोसाइट में 3 टाइप की सेल्स हैं, जिसको आप याद रखोगे निब निब से, ठीक है, निब निब। N से न्यूट्रोफिल, E से यूसिनोफिल, B से बेजोफिल, ठीक। अब इनके काम सुनोगे, चलो काम मत सुनो, पहले दूसरी सेल देख लो, उसके बाद एक और है। फिर नेक्स्ट देखो आप अग्रैन्युलोसाइट्स, इधर ही देख लेते हैं। अग्रैन्युलोसाइट्स में आपके पास 2 टाइप की सेल्स आती हैं, एक आती है आपकी मोनोसाइट और एक आती है आपकी लिम्फोसाइट। इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को याद रहता है ML मोनोसाइट लिम्फोसाइट, तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, ठीक। वापस सुनो एक बार, इधर आप क्या याद रखोगे? न्यूट्रोफिल के लिए निब, और उधर मोनोसाइट लिम्फोसाइट। 2 बार बोलोगे ना तुमको नाम याद हो जाएगा, मोनोसाइट लिम्फोसाइट। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का पिक्चर मैं उसमें ध्यान से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये रहा न्यूट्रोफिल, देखो सेल है। इस सेल की खास बात होती है, देखो इसके अंदर इस तरीके के, ये देखो ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस में ऐसे देखो, इमेजिन करो, ये इमेजिन करो ये सीधा चल रहा है, इधर से मैंने फुला दिया, थोड़ा सा इधर फूल गया, फिर बीच में जगह छोड़ दी, फिर मैंने इधर से फुला दिया, फिर बीच में जगह छोड़ दी, फिर इधर से फुला दिया। अब इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करो, कुछ ऐसा सा होगा, मैं पूरा रब करूँ फिर आपको इमेजिन कराती हूँ। मैंने क्या किया, ये रही मेरी सेल, पहले इसको यहाँ से फुलाया, फिर इतना छोड़ दिया, एक गुब्बारा लेकर उसको मैंने यहाँ से फुलाया फिर छोड़ दिया,
फिर उसको मैंने यहाँ से फुला दिया, फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ से फुला दिया, यूँ छोड़ दिया, समझ रहे हो। ऐसा सा जहाँ पे न्यूक्लियस में बार बार फूले फूले पार्ट्स आए, वो न्यूक्लियस वाली सेल कौन होती है, न्यूट्रोफिल। और एक और चीज़, आप दाने भी डाल दो क्योंकि ये ग्रैन्युलोसाइट सेल है, समझ गए न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर। आप ध्यान से सुनो, न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है। न्यूट्रोफिल का काम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है। देखो सपोज करो ये सेल है, इस सेल का मैं थोड़ी आँख नाक बना देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। ये रहा आपका, ये रहा, ये ढूंढ रहा है इधर उधर, ओके, सबको ढूंढ रहा है, ये आपका न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल को जैसे ही ये बैक्टीरिया दिख जाते हैं, ये रहा ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसको दिख गया, ये इसने हा 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 करके इसको देख लिया, ये क्या करेगा, इसको अंदर ले लेगा। कैसे, देखो इमेजिन करो, अमीबा याद है, अमीबा क्या करता है, अमीबा ऐसे ही करता है ना, फटाफट जैसे कुछ चीज दिखती है यूं 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 कर उसको अंदर ले लेता है। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। अब ये इसको यूं 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 यूं, समझो इसकी सेल जो है ये अनइवन सी सेल है, इसको यूं 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 करके अंदर ले लेगी और हा 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 करके अंदर करके खा जाएगी। समझ रहे हो तुम, मैं न्यूट्रोफिल हूँ, ये बैक्टीरिया घूम रहे हैं, मुझे एकदम से मेरी नज़र पड़ गई, अरे ये रही लो, इसको पकड़ो, यूं 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 कर मैं इसको यूं 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 कर पकड़ लूँगी, समझ आ गया। फिर मुझे सामने दिखा, अरे अच्छा ये रहा, तो फिर मैं इसको यूं 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 करके, समझ लो ऐसा, ये जो मैं मूवमेंट दिखा रही हूँ, मैं डांस नहीं कर रही हूँ, ये सच में ऐसे मूवमेंट करते हैं। इनका शेप तुम इमेजिन कर लो अमीबा के जैसा ही होता है, तो ऐसा ऐसा ही मूवमेंट होगा, यूं यूं करके अंदर ले लिया, समझ आया। जैसे वो अंदर आया उसको मस्त तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिया। तो ये बिल्कुल मौत के घाट उतारते हैं, ये वो पुलिस वाले हैं जो कि डायरेक्ट एनकाउंटर करते हैं, छोड़ते ही नहीं है, बख्शते ही नहीं है, ऑन द स्पॉट डिश के आऊँ पकड़ के अंदर खत्म कर देते हैं। समझ आ गई तुमको न्यूट्रोफिल का काम। अब आओ दूसरे पे, न्यूट्रोफिल के बाद ये हो गया मेरा। ऐसा सेम काम एक और बंदा करता है, सुन रहे हो, ये थे तुम्हारे ग्रैन्युलोसाइट, ये थे तुम्हारे अग्रैन्युलोसाइट। एक आपने पढ़ लिया न्यूट्रोफिल, एक अपन पढ़ेंगे इओसिनोफिल, एक पढ़ेंगे हम बेसोफिल। इधर आपने पढ़ना है मोनोसाइट, इधर आपने पढ़ना है लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट यही काम करते हैं, ये हमारी बॉडी के वो पुलिस वाले हैं जो कि डायरेक्ट एनकाउंटर करने में विश्वास रखते हैं। ये रहा आपका न्यूट्रोफिल, और ये देखो मोटा सा मोनोसाइट। मोनो देखो ज़्यादातर ना मोनू नाम के लड़के, मतलब नहीं पता नहीं, मोनू नाम का कोई बच्चा वीडियो देख रहा हो तो, मोनू नाम के बच्चे चबी से होते हैं, है ना। सो मोनू नाम में आप याद रखना, मोनो मोनू है ना, थोड़े से चबी सा होगा। तो देखो बढ़िया सा सेल है, मस्त चबी सा है, और एक मोटा सा इसका अच्छा सा क्यूट सा सेल का न्यूक्लियस है, समझो। तो ये चबी चबी प्यारा सा जो है मोनोसाइट है, बट ये दिखने में ही प्यारा है, इसका काम कतई प्यारा नहीं है। ये डायरेक्ट ही देखते ही वहीं के वहीं शूट आउट कर देता है उसको अंदर लेके, बात समझो। चलो, तो मोनोसाइट का काम भी फैगोसाइटोसिस है, दोनों का काम समझ आ गया। तो यहाँ पे मैं कॉमन लिख देती हूँ, फैगोसाइटोसिस, ये इसका भी यही काम है। क्लियर। अब आगे आओ, इन तीनों के काम में ना अब तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सुनो, लिम्फोसाइट जो है, अगेन ये इधर सुन लो, ये खत्म हो जाएगा। लिम्फोसाइट जो है ना, इसमें दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है बी सेल, एक होती है टी सेल। अब तुमको अभी कोई मतलब नहीं है बी सेल कौन है टी सेल कौन है, कुछ भी मत करो, बस इतना याद रखो, ये आपके इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन योर इम्यून सिस्टम। सब लोग, मतलब तुम समझ लो WBC की तो सारी सेल्स की भर्ती हमने डिफेंस अपनी डिफेंस एकेडमी में लगा रखी है, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी जो है WBC को तो मेनली डिफेंस के लिए ही लेकर आई है, समझ गए तुम। सो लिम्फोसाइट्स क्या हैं, आप सुनते हो एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि हमारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ बना देती हैं। तो वो जो तुम एंटीबॉडीज़ की चर्चा करते हो ना, वो एक्चुअली में लिम्फोसाइट से रिलेटेड काम है। सो लिम्फोसाइट इज रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम, और इसमें से एक थोड़ी सी झलक सुन लो कि ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। समझ आ गई बात। चलो आगे चलते हैं। अब लिम्फोसाइट दिखते कैसे, कुछ नहीं, सिंपल से लोग हैं, ये एकदम सीधे साधे लोग हैं, सिंपल सी सेल है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, बात खत्म। ज़्यादा कोई फैंसी नाटक नहीं है न्यूट्रोफिल की तरह, पहले एक जगह से मोटा, फिर एक जगह से मोटा, फिर एक जगह से मोटा, ऐसा कुछ नौटंकी नहीं है। चलो जितने भी अपने अग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो तो खत्म हो गए, अब ये बच रहे हैं इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। इनको सुनो, इओसिनोफिल और बेसोफिल का काम इंटरेस्टिंग है, सुनना पहले। ये रहा इओसिनोफिल, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल मुझे हेडफोन जैसे इमेजिन होता है। हेडफोन नहीं लगाते अपन, ये यूँ होता है और फिर उसमें से यूँ निकलते हैं, और ये दूसरा होता है, वो अपन बड़े वाले हेडफोन लगाते हैं। एग्जैक्टली सेम हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे इओसिनोफिल का। इओसिनोफिल का काम क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इओसिनोफिल का एलर्जिक रिस्पॉन्स जिम्मेदारी होती है।
एलर्जिक रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या होता है? कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो वीडियो लेक्चर देख रहा होगा और उसको बहुत छोटी छोटी चीज़ों की एलर्जी होगी। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को खाने के सामान से कुछ एलर्जी होती है, किसी को कोई कहता है ना मुझे दूध से एलर्जी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं रियलिटी में उनको टमाटर सूट नहीं होता, या कुछ लोग कुछ मिट्टी विट्टी तो नॉर्मल है, कुछ पर्टिकुलर फूल वगैरह से पॉलन से भी एलर्जी होती है। तो ये जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है ना, उसको दिखाने में आपके इयोसिनोफिल इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। बेसिकली मैंने अभी आपको एक फंडा समझाया कि आपकी बॉडी के ये पुलिस वाले हैं, ठीक है, ये पुलिस वाले हैं। ये पुलिस वाले चोरों को ही पकड़े तब तक ही ठीक है। इमेजिन करो, अपन पुलिस वालों को इमेजिन कर लेते हैं असली में। पुलिस वाले नॉर्मल में चोर डाकू चोटों इन्हें पकड़ रहे हैं, वही बेटर है। आप सपोज करो जबरदस्ती आप जा रहे हो, आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल नॉर्मल से आदमी हो, बस पता नहीं घूमते घूमते पुलिस वालों का आप पे शक हो गया, वो जबरदस्ती आपको घेर के अंदर पकड़ लें, समझ रहे हो, खोपचे में ले जाके पीट भी दे जबरदस्ती। ऐसा सेम हरकत होती है एलर्जी के टाइम पे। एलर्जी का मतलब यही होता है। एलर्जी में क्या होता है, आपकी बॉडी के ये पुलिस वाले घूम रहे हैं, समझ रहे हो, बॉडी के अंदर घूम रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो इनको किसको पकड़ना है, बैक्टीरिया को, वायरस को, कोई खतरनाक चीज़ों को पकड़ना है। कभी क्या होता है, जैसे सपोज करो ये मिट्टी घुस गई, ये देखो ये मिट्टी घुस गई, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मिट्टी के पार्टिकल्स घुस गए आपकी बॉडी के अंदर, ये देखो ये छोटे छोटे, है ना, ये कोई नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए थे एज सच तुमको, बस तुमने ब्रीद इन कर लिए। अब क्या होता है, ये जो ईसिनोफिल होते हैं, समझ ऐसे इमेजिन कर लो ये ईसिनोफिल है, इसको लगता है यार ये तो चोर है, मतलब अफवाह फैलाने वाली आंटियां नहीं होती हैं, बहुत सारी आंटियां होती हैं ऐसे जबरदस्ती की अफवाहें फैला देती हैं, और ये तो चोर है, ये तो चोर है, ये तो चोर है, ऐसे ना ढिंडोरे पीट देता है ईसिनोफिल, अरे ये तो चोर है, अरे ये तो चोर है कर कर, जबकि बेचारे कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी सेलें हैं, ऐसी ऐसी समझ लो, ये है अपने डस्ट पार्टिकल, कुछ भी नहीं करने आए, गलती से बस हवा के साथ अंदर आ गए। इतने में ईसिनोफिल चिल्ला देता है चोर 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 करके, बहुत माहौल सेट कर देता है, और आपकी बॉडी एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दे देती है। मतलब जितनी तो जरूरी नहीं होती ना, उतना भयंकर उस पर धुआंधार फायरिंग हो जाती है और इतना भयंकर माहौल सेट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं एलर्जी। समझ रहे हो, एलर्जी कुछ भी नहीं है, एलर्जी सिर्फ आपकी बॉडी का हाइपर एक्शन है जो आपकी बॉडी को नहीं करना चाहिए था। आपकी बॉडी ने बाय मिस्टेक एक नॉर्मल से इंसान को भी वो एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ऐसा सेम बोर्ड इन सबको लेके घूमना चाहिए। माई नेम इज़ डस्ट एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माई नेम इज़ डस्ट एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ऐसे फ्लैग लेके घूमना चाहिए इनको, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी दिखा देती है इनको लेकर, ज़बरदस्ती नॉर्मल से हैं, छोटे मोटे से कुछ नहीं करने वाले तुमको, ज़बरदस्ती हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स देके चोर 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 करके इन पर धुआंधार फायरिंग हो जाती है, और वो जो धुआंधार फायरिंग होती है उसी के आपके नतीजे दिखते हैं आपको एलर्जी। किसी को अलग अलग एलर्जी, कोई लाल पड़ जाता है, किसी की स्वेलिंग हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है लोगों को एलर्जी में। सो वो जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, आप समझ लो आपकी बॉडी की एक मिस्टेक है असली में, वो जो नॉर्मल से भोले भाले इंसान को भी पकड़ के जबरदस्ती दबोच के उसको पीट देते हैं। समझ आ गई? आई होप ये सिनोफिल भी समझ आ गया तुमको। अब कौन बचा भाई, बेजोफिल, इसको भी समझ लो। बेजोफिल भी कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ये मेरा हाथ है सपोज करो, है ना, इस पे ये आया, मच्छर काट के चला गया, ये रहा मच्छर, मच्छर काट के चला गया, ये तो काट के चला गया। थोड़ी देर बाद जब तुम देखोगे ना, इसी हाथ पे आपको, इधर रुको रुको रुको, ये रहा मच्छर काटने के बाद का हाथ, कुछ ऐसा सा आपको मोटा मोटा सा दिखता है, ठीक है, ये हो गया मोटा। आस पास आपको थोड़ी सी गर्माहट फील होती है, मतलब गर्माहट का मतलब ये नहीं बिल्कुल मस्त हीटर जैसा माहौल हो रहा, नहीं, कभी भी नॉर्मली देखना, एकदम से अपन टकरा जाते हैं, कुछ काट लिया, समथिंग लाइक दिस, उस कंडीशन में आप नोटिस करना आपकी पहले तो वो एरिया स्वेल हो जाता है, वहाँ पे गर्माहट सी हो जाती है ना, रेड रेड दिखता है, हाथ लगाने पे दर्द होता है, ऐसी सारी चीज़ें जो आपको फील होती है ना, वो आपकी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। आपकी बॉडी को ये समझा, बॉडी का ही रिस्पॉन्स है बॉडी को समझाने के लिए, देख भाई यहाँ पे कुछ हो गया है, समझ रहे हो। देखो बॉडी बोल नहीं सकती,
हालांकि बॉडी अपनी ही है, बट अपनी बॉडी खुद ही अपन से शर्मा रही है, बोल नहीं पा रही कि यार कुछ कुछ हो रहा है। पर अब मैं अगर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दूँ इंटरनली तो मेरे को तो पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं ही खुद रिस्पॉन्स नहीं दूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा मेरे लग गई है यहाँ पे। तो ऐसा कई बार होता है ना, आपको पता ही नहीं चलता आपके लग गई, पर आपको दिखता है अरे यार यहाँ तो लाल हो रहा है, अरे यार ये तो फूल रहा है। ये आपकी बॉडी ने आपको समझा दिया, देख भाई कुछ हो गया है, ध्यान दे तू अपनी बॉडी पे। समझ आ रही है? तो ऐसा ये जो ध्यान दिलाने वाला नेकी का काम है, ये बेसोफिल करता है। These type of reactions are called as inflammatory responses. These types of responses are called as inflammatory responses, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी में बेसोफिल आपको याद दिलाता है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, ध्यान दे ले, इधर उधर ध्यान मत दे, अपनी बॉडी पे ध्यान दे। बात समझ आ गई? आई होप WBC तुम सबको क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्लेटलेट पे। प्लेटलेट तो कुछ नहीं, एक ही लाइन पढ़नी है उसके लिए तो अपन को। प्लेटलेट के लिए तो एक बात याद रखो, पहली चीज इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थोड़ा सा भारी नाम है बट देखो याद कर लो, थ्रोम्बोसाइट्स। आगे आओ कि ये करते क्या हैं। ये आपकी क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होते हैं। एक आखिरी चीज जो ब्लड सेल्स के बारे में अपन को याद रखनी है वो ये याद रख लो, ब्लड सेल्स को बनाने की जिम्मेदारी होती है बोन मैरो की। ठीक है, इतना काफी अपने लिए। बोन मैरो जो होती है ना, अपनी बोन्स, लंबी लंबी बोन्स के बीच का माल जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज बोन मैरो। और बोन मैरो में बनती हैं आपकी ब्लड सेल्स, चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट हो। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज ABO ब्लड ग्रुपिंग। चलो लेट्स सी। ओके, अब देखो ABO ब्लड ग्रुप आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन सी बात है। तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? कोई बोलता है मेरा A है, कोई बोलता है तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? B है, कोई AB बताता है, कोई O बताता है। इन चार से ऊपर तो कोई कुछ नहीं बताता होगा। आपको चार ब्लड ग्रुप सुने होंगे आपने, एक सुना होगा A, एक सुना होगा B, एक सुना होगा AB और एक सुना होगा O। ये चार ब्लड ग्रुप बताता है, इसके आगे पीछे कोई अपना ब्लड ग्रुप नहीं बताता। हालांकि इसके साथ एक और चीज बताई जाती है, मैं B पॉजिटिव हूँ, है ना, मैं O नेगेटिव हूँ। पता नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं ना, अपन उस आदमी को पॉजिटिव नेगेटिव जज करने लग जाते हैं। एक तो लिटरली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी इंसान अपना ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव बताता है ना, अपन को बड़ा पॉजिटिविटी नजर आती है उसके अंदर। ऑल्दो माई ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो B पॉजिटिव, बट मैं बता रही हूँ, एक नॉर्मल सी बात होती है। B पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव बंदा दिखता है अपन को, ऐसे में लगता है अपन को, है ना, बट ऐसा कुछ नहीं होता। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या फंडा है, अभी 5-10 मिनट बाद तुम भी समझ जाओगे। चलो इधर आओ। ABO ब्लड ग्रुपिंग होती क्या है? हमारे पास चार ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। आप हर किसी से ब्लड नहीं ले सकते और आप हर किसी को ब्लड नहीं दे सकते। क्या फंडा है ब्लड लेने का, ब्लड देने का, यानी कि ये लेन देन किस बेसिस पे होती है, वो बेसिस सुनो, ध्यान से सुनो। एक है एंटीजन, एक है एंटीबॉडी। दो बातें बोली मैंने, एक है एंटीजन, एक है एंटीबॉडी। देखो अभी अपन ने पढ़ा था RBC, तो ये है आपकी RBC, ऐसी सी होती है RBC। साइड अपन पूरा प्रॉपर व्यू देखते हैं, साइड व्यू। तो RBC के ऊपर अंदर तो हीमोग्लोबिन भर रहा है, RBC की सरफेस पे कुछ एंटीजन्स होते हैं। देखो ये रहे एंटीजन, ये एंटीजन, समझ लो ये एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या होते हैं, क्या याद करना है तुमको? एंटीजन के नाम पे तुम ऐसे याद करोगे, जैसे मैं हूँ, है ना, मैं हूँ, मेरी बॉडी की सेल्स की पुलिस वालों से मैं क्यों नहीं मतलब मुझे कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रही? मेरी बॉडी की सेल्स जो हैं, सपोज मेरी ब्लड सेल ही घूम रही है, मेरी ब्लड सेल्स घूम रही हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रही? क्यों मेरा डिफेंस सिस्टम उन्हें नहीं पकड़ रहा? इसका रीज़न है क्योंकि मेरी हर एक बॉडी सेल ना सिर पे ऐसे ना पैम्पलेट लेके घूम रही है, सिर पे, लिटरली सिर पे ऐसे पैम्पलेट लेके घूमती है, ऐसे कि मैं इसकी सेल हूँ, मैं इसकी सेल हूँ। मतलब ये समझ लो, ये रहा अपना RBC, और सारी की सारी बॉडी सेल्स आपके नाम की पैम्पलेट लेके घूमती हैं। यानी कि अगर कोई अमन नाम का बंदा है ना, तो उसकी सेल ऐसे अमन नाम का पैम्पलेट लेके घूमेगी, मैं अमन की सेल हूँ, मैं अमन की सेल हूँ, ऐसा। एंटीजन के नाम पे तुम ऐसे याद करोगे, ठीक है। सो एंटीजन का मतलब यही होता है। RBC पे एंटीजन बहुत स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। सिमिलरली ब्लड ग्रुप के लिए भी ऐसा ही होता है। देखो मैं A ब्लड ग्रुप हूँ, मैं A ब्लड ग्रुप हूँ, ऐसे चिल्लाती रहती हैं सारी एंटीजन, समझ लो। तो जिसका ब्लड ग्रुप A है
उसकी आरबीसी पे दिख रहे तुमको ऐसे छोटे छोटे से ब्लू 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 ब्लू, ये क्या है, ये वही है, ये ऐसे लगे हुए, मैं ए ब्लड ग्रुप हूँ। तो ये देखो ये लगा के बैठा हुआ है झंडा ए ब्लड ग्रुप का कि भाई अपन तो ए ब्लड ग्रुप है। नेगेटिव पॉजिटिव हटा दो अभी के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही मैंने बोल दिया कि मैं ए ब्लड ग्रुप हूँ, मेरा ब्लड जो है, मतलब मेरे ब्लड का जो प्लाज्मा है, वो एक एंटीबॉडी बना लेता है, एक एंटीबॉडी कि भाई अपना ब्लड तो ए है, अपन किसी और को नहीं आने देंगे। समझो, एक वो नहीं होता, ये देखो हर जगह पर ये नौटंकी तो चलती ही है, अपना अड्डा है, अपना अड्डा है, अपन किसी और को क्यों आने दें, है ना। तो ए जो है, ए पहले माहौल सेट कर देता है कि भाई अपना अड्डा है, अपन है, अपन का है पर्चा, एंटीजन अपना है ए का। सो बॉडी कहती है अच्छा भाई ए का है ना, सब पर्चा ए का है ना, तो अपन दूसरे को नहीं आने देंगे। तो बॉडी पहले से कुछ एंटीबॉडीज बना लेती है, ये कुछ एंटीबॉडीज, ये देखो तुम देख लो एरो जैसे बने हुए, एरो जैसे धुआंधार एरो, अगर कोई आ जाए तो फक फक उसको मारना शुरू कर देंगे, समझ रहे हो तुम। तो ये पहले से दूसरों के लिए बना के रख लिए कि सिवाय ए के अगर किसी की हिम्मत हो गई आने की तो हम इसको ऐसे ऐसे करके मार देंगे। एग्जैक्टली सेम चीज होती है। तो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में होती है वो होती है अगेंस्ट योर ब्लड ग्रुप। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, ए के लिए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, बी के लिए। समझो, ऑपोजिट वालों के लिए। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आरबीसी, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी पे जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, ए होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो ये देखो बी के ऊपर जो झंडा लहराओगे ना आप, वो कौन सी एंटीजन का लहराओगे, बी का लहराओगे। और उसको ऑपोजिट कर दो, जो प्लाज्मा में तुम धुआंधार एंटीबॉडीज बनाओगे वो ऑपोजिट पार्टी के लिए बनाओगे। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो बी के लिए एंटीबॉडी बना दोगे, है ना। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आप ए के लिए एंटीबॉडी बना दोगे। ये लो, ये बन गई ए के लिए एंटीबॉडी। समझ गए आप ये बात। तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि यहाँ पे पार्टी पार्टी चलता है कि भाई अपनी पार्टी यहाँ किसी और को नहीं आने देना, ये अपना गढ़ है। समझ गए तुम इतनी बात। अब ध्यान से सुनो आगे। एक होता है ए बी ब्लड ग्रुप। कोई कोई बोलता है ना मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी एग्जैक्टली वही है जैसे इलेक्शन में दो पार्टियां जीतने के लिए एक साथ समझौता कर लेती हैं, एक साथ आ जाती है ना। हालांकि वो इलेक्शन अलग अलग लड़ रही थी, बाद में एक हो जाती है, अरे भाई हम तो एक हैं, हम तो सब एक साथ ही काम करेंगे। एग्जैक्टली ये ए और बी ने वही काम किया। इस जगह पर ना तो ए की चली ना बी की चली। ए और बी कहते हैं भाई हम तो दोनों साथ साथ काम करेंगे, हम भाई भाई हैं, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर एज ब्रदर्स। तो इनकी, जिनका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, उनकी जो सेल होती है, जैसे उनकी सेल है, आप ध्यान से देखो, ये ब्लू भी दिख रहा है तुमको, ये भी दिख रहा है। देखो दोनों वाले जो जो अपन को दिख रहे थे ना वहां पे, ये यहाँ दिख रहे हैं। इसका मतलब है इसकी सेल पे एक झंडा ए का भी लग रहा है, इसकी सेल पे झंडा बी का भी लग रहा है। समझो तुम, अगर तुम थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हो ना तो तुमको पता होगा ये चीजें बहुत बार होती हैं। इलेक्शन के टाइम तक तो दो पार्टीज ऑपोजिट लड़ रही होती हैं और बाद में सडनली एक साथ हो जाती हैं, समझौता हो जाता है दोनों में और दोनों एक साथ मिलके जीत जाती हैं। एग्जैक्टली सेम हुआ है ए बी में। ए बी में भी दोनों ने अपना अपना झंडा लगा दिया, यहाँ पर ए का भी राज है, यहाँ पे बी का भी राज है, दोनों चलेंगे। अब तुम सोचो, तुमने झंडा ए का भी लहरा दिया, तुमने झंडा बी का भी लहरा दिया, तो क्या तुम किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकते हो? नहीं। तो ऐसे लोगों के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। समझ गए बात। अब आओ ओ। ओ वो बंदा है जिसको कतई पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। समझ लो, ए और बी तो अत्यधिक पॉलिटिकल बंदे हैं, अपनी पॉलिटिक्स साधने के लिए हर कुछ ही बदतमीजियां करते हैं। ओ ये बंदा है जिसको पॉलिटिक्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो ध्यान से सुनो, इसने अपनी सेल पे कोई एंटीजन ही नहीं लगाया। ये बोलता है ना तो मुझे ए से मतलब है ना मुझे बी से मतलब है। समझ रहे हो, ये वो सत्यवादी इंसान है जो जानता है कि सब करप्ट है, मैं किसी से मतलब नहीं रखने वाला। तो इसकी सेल पे तुमको कोई सा भी एंटीजन नहीं मिलेगा। अब तुम सुनो, ऐसे बंदे जो बहुत ज़्यादा सत्यवादी हो जाते हैं ना, हद से ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स में नहीं दिखाने लग जाते हैं, ना मैं इसके साथ हूँ ना मैं इसके साथ हूँ, ऐसे लोगों के अक्सर दुश्मन ज़्यादा बन जाते हैं। ये तो तुमको पता है ना यार, ये तो बेसिक नॉलेज है, मतलब ऐसा मैं कोई बहुत पॉलिटिकल नॉलेज नहीं दे रही, बहुत सिंपल सी बात है कि जिसका जिसका समझ रहे हो तुम, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं, जिसका सब अगेंस्ट हो जाते हैं उसके, कि उसको कोई मतलब ही नहीं किसी से। अब ऐसा ही होता है ओ के साथ। ओ को ना ए से मतलब है, ओ को ना बी से मतलब है, दोनों के झंडे नहीं लहराए उसने, तो ए भी उसके अगेंस्ट हो जाएगा, बी भी उसके अगेंस्ट हो जाएगा। ये देख लो, दोनों की एंटीबॉडी बन गई। समझ रहे हो, इसलिए इसलिए जिंदगी में
ऐसा भी नहीं बन जाना चाहिए कि लोगों से मतलब ही नहीं रखो, सबसे मतलब रखना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन वी शुड बी करप्ट, समझ रहे हो? वो दोनों तो करप्ट है, ए और बी तो कतई करप्ट है। ओ के जैसा इंसान जो कि किसी से मतलब नहीं रख रहा, उसकी सब मोहल्ले वाले, सब जनता उसकी दुश्मन बन गई है, ए भी उसका दुश्मन है, बी भी उसका दुश्मन है। तो देखो इसके पास ए की एंटीबॉडी भी है, बी की एंटीबॉडी भी है। आई होप तुमको कहानी में समझ आ गया कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अब एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपकी आरबीसी पे ए नाम का झंडा होगा, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो तुम्हारी आरबीसी पे बी नाम का झंडा होगा। पर अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपकी आरबीसी पे ए का भी झंडा होगा, बी का भी झंडा होगा। और अगर आप वो दानवीर कर्ण पुरुष ओ हो तो ओ पे तो कोई झंडा ही नहीं होता, ब्लैंक, कोई झंडा नहीं है, कोई झंडा नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, आगे आओ। अगर तुम्हारे पास ए का झंडा है तो तुम किसके अगेंस्ट रहोगे? बी के अगेंस्ट रहोगे। अगर तुम कांग्रेस के बंदे हो तो तुम बीजेपी के अगेंस्ट रहोगे ना, और अगर तुम बीजेपी के बंदे हो तो तुम कांग्रेस के अगेंस्ट रहोगे। ऐसा तो नहीं उसी से मिल जाओगे, हालांकि ये भी होता है, चलो, पर अपना ब्लड ऐसा नहीं करता। सो एंटीजन जो है वो ऑपोजिट जो भी है उसके ऑपोजिट के लिए तुम एंटीबॉडी बना दो। अगर ए है तो बी के लिए एंटीबॉडी बना दो, अगर आपके पास बी का झंडा है तो आप ए के लिए एंटीबॉडी बना दो, और अगर आपके पास ए और बी दोनों का झंडा है तो आप किसी के लिए भी एंटीबॉडी मत बनाओ, ब्लैंक, आपकी सबसे दोस्ती आ रही है, सब मस्त है आपके लिए। और इधर आ जाओ, अगर आपके पास ओ है तो आपकी ज़िंदगी बहुत दिक्कत में है, क्योंकि आपके पास ए के लिए भी एंटीबॉडी है, बी के लिए भी एंटीबॉडी, बहुत दिक्कत है। आप ध्यान से सुनो, इन दिक्कतों का सामना हमें कब करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जब हमें किसी के खून की ज़रूरत होती है, समझ लो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के लग गई, कोई बहुत भयंकर इंजरी हो गई है तो आपको ब्लड की ज़रूरत है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम। क्या टर्म बोला मैंने? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये रहा, देखो ऐसे सैंपल्स में ब्लड आता है और ब्लड दिया जाता है लोगों को। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज बेसिकली व्हाट, जब भी किसी को खून की ज़रूरत हो उस बंदे को खून देना। अब क्या ऐसे बिना जाने खून दे देंगे? सपोज करो मुझे किसी के ब्लड की ज़रूरत है तो क्या बिना टेस्टिंग के ब्लड दे दिया जाएगा? नहीं, पहले तो पता किया जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मतलब जिसको खून चाहिए उसका ब्लड ग्रुप क्या है, फिर जिसका ब्लड ग्रुप जो है उसके हिसाब से दिया जाएगा। अब देखो किस हिसाब से दिया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मेरे ब्लड ग्रुप से बात करती हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप है बी, सुन रहे हो? अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो डेफिनेटली मेरी आरबीसी पे झंडा किसका है? बी का। ये लो, लगा दो बी का झंडा। अगर बी का झंडा है तो मैं ए वाले को तो आने ही नहीं दूंगी, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि अगर मैं ए वाले से ब्लड लेती हूँ तो मेरे पास तो ऑलरेडी, मतलब समझ रहे हो तुम, अगर मैं ए वाले से ब्लड लेती हूँ तो मेरे पास तो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो मैं तो उस पर अटैक कर दूंगी। एक बात वापस सुनो, मैं बी हूँ, मेरे पास बी ब्लड ग्रुप है, अगर मैं ए वाले से ब्लड ले लेती हूँ तो मेरी बॉडी ने ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रखी, तो लड़ाई धड़ाई हो जाएगी, फुल मारा काटी शुरू हो जाएगी और बेचारा ए वाला मर जाएगा। कोई 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 फायदा नहीं है। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में ब्लड ले लेते हो ना तो उल्टा बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि धुआंधार लड़ाई शुरू हो जाती है, आरबीसी मार देंगे काट देंगे वाला हाल हो जाता है, और अल्टीमेटली जिससे भी तुमने ब्लड लिया है ना उसकी धुआंधार सारी आरबीसी टूट जाती हैं, मर जाती हैं, और आपकी बॉडी इनफैक्ट बहुत सीरियस कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में चल रही है सारी फाइट, समझो। इसलिए ब्लड ग्रुप जांचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट द ब्लड ग्रुप। ओके, अब नेक्स्ट देखो, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? मैं किससे ब्लड ले सकती हूँ? मैं ब्लड सिर्फ बी से ले पा रही हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं इसी से ले सकती हूँ, मेरा भाई तो यही है। और मैं किससे ब्लड नहीं ले सकती? वो है ए से। अब दूसरा देखो, ए बी से अगर मैं ब्लड ले लेती हूँ, अगर मैं ए बी से ब्लड ले लेती हूँ तो हालांकि बी वाला तो मेरे पास भाई है बट ए नहीं है, तो मैं ए बी से भी ब्लड नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि भाई ए से तो मैं कैसे तैसे, बी से तो मैं बातचीत कर लूँगी, ए को कैसे कौन हैंडल करेगा, तो मैं इससे ब्लड नहीं ले सकती। ठीक, फिर आओ मैं दूसरा किससे ब्लड ले सकती हूँ, यानी कि मैं ए और ए बी से ब्लड नहीं ले सकती। नेक्स्ट आओ, एक मैं ओ से ब्लड ले सकती हूँ। ये जो बेचारा सीधा साधा, इसको सब बलि का बकरा बनाते हैं, इससे सब ब्लड ले सकते हैं। ध्यान से सुनो, जो ऐसे होते हैं ना, ये अल्लाह की गाय टाइप बंदे होते हैं बेचारे, भोले भाले सारे लोग, है ना, तो इनको सब फायदा उठाते हैं, और ये सबको ब्लड दे सकता है, ये ए बी को भी दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है, ये ए को भी दे सकता है। ठीक है, ए बी सबको दे सकता है।
बट जब इसकी बारी आती है ना ब्लड लेने की, इसके साथ बहुत दुख की बात है, ये सिर्फ अपने भाई लोगों से ही ले सकता है, यानी कि ओनली ओ कैन गिव ब्लड टू ओ। बात समझ आ गई तुमको? आई होप इसके आगे का तो तुम समझ ही लोगे। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आप किससे ले सकते हो? सिर्फ ए से ले सकते हो और ओ से ले सकते हो, ठीक है। फिर आती है ए बी की इंटरेस्टिंग बात, यानी कि ए बी और ओ में एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ओ सबको दे सकता है, तो ये यूनिवर्सल डोनर है, ये महादानवीर कर्ण है, ये सबको दे सकता है, ठीक है। ए बी सबसे बड़ा तुम कह सकते हो मंगता है, सबसे मांगता रहता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसका फायदा है ना, इसके पास ए भी है, इसके पास बी भी। अच्छा, किसी के दिमाग में आएगा अगर इसने ए बी वाले ने ए का ले लिया तो बी का क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, ये पता है समझौता पार्टी ऐसी होती है। समझौता पार्टी ए वाला लेता ना बी को समझाता, भाई अपना ही है ना, अपना ही है, तू रिएक्ट मत करियो, ऐसे। सो ए बी कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी वन, एक्स वाई जी एनी वन, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसलिए इस यूनिवर्सल मंगते को नाम दे दिया यूनिवर्सल। वैसे तो मंगता देना चाहिए था, बट इंग्लिश नाम है इसलिए रेसिपेंट, यानी कि सबसे ले सकता है। बस अब तुम आगे एक बार टेबल बना के देख लेना, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब एक बार टेबल बना के देख लेना कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है। चलो आगे चलते हैं। ये टेबल जो है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जब आपको आरएच फैक्टर समझा दूंगी आपको इजीली समझ आ जाएगा, ये टेबल आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अपने पास टाइम थोड़ा कम है, अदरवाइज मैं टेबल भी पूरा समझाती, बट ये प्लस और माइनस का क्या चक्कर है ना, ये तुम अभी आरएच फैक्टर से समझ जाओगे। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज आरएच फैक्टर। ये जो तुम पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हो ना, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। एक फैक्टर होता है हमारे अंदर, एक जो आपने एंटीजन पढ़ा ना, वो तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एक और चीज होती है, एक मंकी था किसी जमाने में जिसका नाम होता है रेसिस मंकी। रेसिस मंकी के अंदर ब्लड में एक, जैसे आरबीसी है ना, आरबीसी पे वो नॉर्मल एंटीजन तो चल ही रहे हैं अपने जो चल रहे हैं, उसके सिवा एक और एंटीजन होता है लाइक दिस, उसके सिवा एक और एंटीजन होता है ये वाला RH। समझ लो, दो टाइप के लोग होते हैं, देखो ये देखो यहाँ लिख भी रहा है, देखो एक होते हैं RH पॉजिटिव, एक होते हैं RH नेगेटिव। जो RH पॉजिटिव होते हैं ना, उनकी आरबीसी पे वो जो नॉर्मल चल रहे हैं ना ए बी वो सब अलग कहानी चल रही है, वो तो चल ही रही है। उसके अपार्ट उनके पास अगर वो RH पॉजिटिव है तो एक और ऐसे झंडा लहरा रहा होता है RH का, और अगर वो RH नेगेटिव है तो उनके ऊपर बस वो नॉर्मल जो अपनी चल रही है ना, अपने ABO वही वाली चल रही है। क्लियर है? तो अगर आपके पास RH का झंडा है तो आप RH पॉजिटिव हो, अगर आपके पास RH का झंडा नहीं है तो आप RH नेगेटिव हो। इतनी बात क्लियर हो गई अपन को। अब ध्यान से सुनो, इस पूरी दुनिया में अराउंड 90% बंदों के पास ये RH का झंडा है, समझ रहे हो तुम? यानी कि 85 से 90% जो जनता है पूरी दुनिया की, भारत की नहीं पूरी दुनिया की, वो आपको ज़्यादातर लोग पॉजिटिव मिलेंगे। अब आप खुद नोटिस करना, इसको अगर फील करना चाहते हो ना, तो आप अपने आसपास जो जान पहचान लोग हैं ना, आप देखना ज़्यादातर लोग पॉजिटिव बोलते हैं खुद को। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बी पॉजिटिव, कोई ए पॉजिटिव होगा, कोई ए बी पॉजिटिव होगा, कोई ओ पॉजिटिव होगा। आपको नेगेटिव बंदे कम मिलेंगे, पॉजिटिव बंदे ज़्यादा मिलेंगे। अच्छी बात भी है, लोग पॉजिटिव ज़्यादा होने चाहिए, नेगेटिव कम होने चाहिए। बट एक और चीज़, इस पॉजिटिव नेगेटिव का कहीं से कहीं तक यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। लोग सोचते हैं ना जिसका पॉजिटिव हो बंदा बड़ा पॉजिटिव रहता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव का फैक्टर आप तुम समझ चुके हो क्या है। अगर आप बोलते हो कि आप बी पॉजिटिव हैं, इसका मतलब आपके ब्लड में वो आपका जो नॉर्मल ब्लड ग्रुपिंग चल रहा है वो तो है, उसके अपार्ट एक और झंडा है RH का। और अगर आप कह रहे हो कि फलाना ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव है, O नेगेटिव हो, आप B नेगेटिव हो, इसका मतलब है आपके पास आपकी नॉर्मल ब्लड ग्रुपिंग के फैक्टर्स तो चल रहे हैं, बस आपके पास RH का झंडा नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? चलो अब ये समझना क्यों जरूरी है ये समझो। इस RH फैक्टर की दिक्कतें होती कब है? सुनो, RH फैक्टर में दिक्कतें होती तब है जब एक मदर नेगेटिव है, समझ रहे हो? मदर जो है वो RH नेगेटिव है और उनकी बॉडी में जो बेबी हो रहा है वो बेबी RH पॉजिटिव है। ये बड़ी दिक्कत की, ये सीरियसली बहुत दिक्कत की बात होती है। बेबी जो अंदर हो रहा है बॉडी के वो RH पॉजिटिव है और मदर की बॉडी नेगेटिव है। देख लो, आप ध्यान से सुनो, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो होता क्या है, देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर की बॉडी बेबी को अपना अच्छे से
प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बढ़िया मस्त 9 मंथ्स तक बेबी ग्रो कर रहा है। बेबी जब आखिरी में जाता जाता जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है तो डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है उस टाइम पे। तो बहुत सी बार तो नहीं, हो ही जाता है। बेबी का ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मदर्स ब्लड, समझ रहे हो। पूरे 9 महीने तक तो मदर के ब्लड को पता ही नहीं चला था कि मैं जिस बच्चे को पाल रही हूँ उसका ब्लड क्या है, पॉजिटिव। अगर पता चल जाता ना तो वहीं के वहीं मदर का ब्लड उसको मार देता, समझ रहे हो। बट ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग तो क्या है, एंड तक 9 मंथ तक बॉडी को पता नहीं चलता, इसलिए बॉडी उसको पालता रहता है, वो मेरा बच्चा करके पालता रहता है, ठीक है। लास्ट में जाते जाते बच्चा बता जाता है कि भाई मैं तो पॉजिटिव था, ये RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जैसे ही डिलीवर होने वाला होता है, मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड अगर कांटेक्ट में आ जाता है तो मदर के ब्लड को पता चल जाता है कि ये तो पॉजिटिव था, तू तो धोखेबाज था, तू पॉजिटिव निकला है। अब क्या होता है, जैसे ही ऐसा कुछ हो जाता है तो मदर की बॉडी जो है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाती है और धमाधम एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। सुन लो, ध्यान से सुनना, धमाधम एंटीबॉडी बनने लग जाती है। दिख रही है तुमको ये एंटीबॉडीज? ये एंटीबॉडीज क्या है? जो बच्चे का ब्लड अभी कांटेक्ट में होके गया ना वो पॉजिटिव था, मदर का ब्लड नेगेटिव था। जैसे ही नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है ना वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। इसका रीजन सुनो, पॉजिटिव के पास ये क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, नेगेटिव के पास एंटीजन नहीं होते। तो क्योंकि नेगेटिव के पास एंटीजन नहीं होते तो ये इसके अगेंस्ट क्या बना देता है, एंटीबॉडी। तो इस तरीके से ये बच्चा धोखा देके चला तो गया मम्मी को, पर मम्मी की बॉडी तैयारी कर लेती कि भाई इसने मुझे धोखा दिया, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, समझ गए। तो मदर की बॉडी में ये लो बन गए खूब सारे एंटीबॉडी, समझ लो। देखो anti-RH एंटीबॉडी, समझ गए। अब आगे सुनो, पहला बेबी अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज करो यही मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, वो बच्चा तो हो गया, अभी ये सेकेंड बेबी प्लान करती है। अब सेकेंड बेबी के टाइम पे होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बेबी में सपोज करो पॉजिटिव आ गया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। अगर किसी बेबी का फादर पॉजिटिव है तो पूरे चांसेस होते हैं वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। सो ये बच्चा दोबारा सेकेंड वाला भी पॉजिटिव है। अब क्या होता है, मदर की बॉडी को पता है कि मेरे साथ पहले धोखा हो चुका है, एक बच्चा नेगेटिव, मतलब मैं नेगेटिव थी, बच्चा पॉजिटिव था, जबरदस्ती मेरे अंदर एंटीबॉडी बनवा के चला गया, ठीक। ये मदर की बॉडी को ये बात पता है, बहुत अच्छे से पता है। अगर सेकंड वाला बेबी भी पॉजिटिव होता है तो मदर की बॉडी इसको बख्शती नहीं है, एंटीबॉडी से धुआंधार, ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो सारी एंटीबॉडी धुआंधार अटैक कर देती है इस बेबी पे। मदर की बॉडी इस बेबी को बख्शेगी नहीं, भाई तू भी पॉजिटिव है, अब तू नहीं बचेगा मुझसे, क्योंकि मेरे पास अब क्या है, एंटीबॉडीज। और ऐसी कंडीशन में बेचारे बेबी की बहुत ही बुरी हालत कर दी जाती है एंटीबॉडीज के थ्रू। एंड ये जो बच्चे होते हैं इनको सीवियर जॉइंडिस हो जाता है, जॉइंडिस मतलब समझ रहे हो तुम, बहुत ही ज़्यादा सीवियर इनकी बॉडी खराब हो जाती है, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। सीवियर केसेस में तो डेथ भी हो जाती है। इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं, इस बुरी कंडीशन को जहाँ पे माँ बच्चे पर अटैक करती जाती, इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, देखो इरिथ्रो वर्ड का मतलब आरबीसी से रिलेटेड है, ब्लास्टोसिस तुम ऐसे याद करोगे, ब्लास्ट बेबी की परकच्चे उड़ा दिए है ना, और फिटेलिस का मतलब फीटस के। आरबीसी के कारण इस बेबी के परकच्चे उड़ गए, सिर्फ एक गलती थी इसकी कि ये बेचारा पॉजिटिव निकल गया, बस। इसी फैक्टर को क्या बोलते हैं, RH फैक्टर। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि जब भी ब्लड टेस्ट होते हैं ये ध्यान दिया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर आप लोग गलती से नेगेटिव हो, और सपोज करो ये नॉर्मल भी हो सकता है, सपोज ये किसी का ब्लड ग्रुप टेबल चल रहा है, ये टेबल चल रहा है ब्लड ग्रुप का, मैं बी पॉजिटिव हूँ, मैं मेरा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, चलो मैं बी पॉजिटिव हूँ, है ना, मेरी इच्छा कर रही है बहुत ब्लड डोनेट करने की, मैंने ब्लड डोनेट किया और गलती से किसी बी नेगेटिव वाले बंदे को ब्लड चला गया, तो बी नेगेटिव वाले बंदे में वही प्रक्रिया हो जाएगी, समझ गए तुम। बी नेगेटिव वाला बंदा प्लस को देखते हाइपर हो जाएगा, अरे 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 प्लस आ गया, है ना, और ये क्या बनाने लग जाएगा, एंटीबॉडीज, बस वहीं कचरा हो जाएगा सब चीज़। बहुत ही बुरी दिक्कतें आ जाती हैं, सीवियर केसेस में डेथ हो जाती है, समझो। अब इस टेबल को ध्यान से देखोगे ना तुम इजीली समझ जाओगे कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है।
सो प्लीज़ इस पूरी टेबल को ध्यान से नोट करके इनफैक्ट तुम खुद बनाना और फिर चेक करना इससे, ठीक है। चलो लेट्स मूव फर्दर, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड कैपिलरी। फटाफट ब्लड कैपिलरी खत्म कर देते हैं ताकि हार्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ब्लड कैपिलरी क्या होता है, देखो अभी अपन ने एक ब्लड पढ़ लिया, ब्लड अपने जो बॉडी है, बॉडी का डिलीवरी मैन है। इस डिलीवरी मैन के लिए जो रास्ते क्रिएट कर रखे हैं वो किसने क्रिएट कर रखे हैं, ब्लड, हाँ मैंने ब्लड कैपिलरी हेडिंग डाल दी, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ये ब्लड कैपिलरी हेडिंग नहीं होगी बच्चों, दिस विल बी ब्लड वेसल्स, it will be blood vessels not capillary, capillary will be part of blood vessel, ठीक है। सो हेडिंग थोड़ी सी गड़बड़ डल गई, ब्लड वेसल्स है, ध्यान से सुनो। ब्लड वेसल आपके पास ब्रॉडली 3 होती है, ध्यान से सुनना। पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन और तीसरी होती है कैपिलरी। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी, ठीक। अब ये क्या होता है, देखो ये भी बात याद कर लो आप लोग कि जब भी आप पढ़ोगे ना, जहाँ जहाँ आपको ये लाल दिखाने की कोशिश करें ना, जितनी जगहों पे, इसका मतलब है ये ऐसा ब्लड है जो कि ऑक्सीजन रिच है। ये बात याद कर लो, क्योंकि जब भी आप कोई बुक का डायग्राम भी देखते हो ना, ऐसा ही होता है, आधा लाल हो रहा होता है, आधा ब्लू हो रहा होता है। सो द पार्ट विच इज रेड दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत भर भर के है, एंड द पार्ट विच इज ब्लू, इसके पास CO2 ज़्यादा होता है। तो कलर का सिग्निफिकेंस है, रेड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस ब्लू पार्ट डील्स विद दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर और पढ़ते हैं। आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, वेनियोल, वेन, ये सारे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट जब अपन हार्ट से रिलेशन में पढ़ेंगे इसको तो ये और इजीली समझ आएगा, बट फॉर दिस करंट टाइम हार्ट के बारे में इतना तो आपको याद ही होगा कि हार्ट का एक पार्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप करता है, जो तुमको पता होगा कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो वहीं से कहानी मैं शुरू कर रही हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से। थोड़ा सा है ना समझने की कोशिश करना बच्चों, क्योंकि आई नो हार्ट पढ़ तो रखा ही होगा तुम लोगों ने। देखो जैसे आपका ये रहा हार्ट, पता नहीं हार्ट का ये डायग्राम किसने बनाया बट बढ़िया अच्छा लगता है, सुनो। हार्ट यहाँ से आपको ऑक्सीजन रिच ब्लड दे रहा है, ठीक है, इसने पंप किया। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड के नाम पे तुम हमेशा लिखते हो ना एओर्टा, एओर्टा, है ना। एओर्टा क्या होता है, कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी आर्टरी होती है आपकी। सो ये देखो आर्टरी ने ले जाना शुरू किया आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक। अब आगे देखो, एक ही एओर्टा पूरी बॉडी तक तो ब्लड पहुंचा नहीं सकती, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बड़ी बड़ी है ना, समझो। तो यहाँ सपोज करो यहाँ से शुरू हुआ, वो जाके डिवाइड करेगी और डिवाइड करेगी। तो जो आर्टरी का पहला डिवीजन होता है छोटे पाइप में, उसी को हम बोलते हैं आर्टरियोल, समझ गए। आर्टरी आपकी एक शुरू हुई, देखो ये बड़ी सी एक शुरू हुई, अब इसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। बॉडी तो तुम्हारी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि एक आर्टरी तो पूरी पहुंच ही नहीं पाती। तो आर्टरी ने सोचा लेट्स डू वर्क नहीं सॉरी गलत हो गया, लेट्स वर्क वाइजली, हम आगे डिवाइड कर जाते हैं। चलो तो ये लो डिवाइड कर दी, खूब सारे छोटे पाइप्स में डिवाइड कर दी, और जो छोटे पाइप्स में डिवाइड हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, आर्ट्रियोल्स जो है अब यहाँ पे सेल लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये रही आपकी बॉडी की सेल्स, दीज आर योर बॉडी सेल्स, ऑल आर हैप्पी, व्हाई, बिकॉज इनके पास ब्लड आने वाला है, ठीक। आर्ट्रियोल्स जब सेल लेवल पे आ जाती हैं, यानी कि जहाँ पे वो सेल तक पहुंच जाती है ना, वो और पतले पाइप में डिवाइड कर जाती हैं। और वो जो और पतला पाइप होता है ना, ये बीच का, ये लिंकिंग देख रहे हो तुम, हल्का सा रेड है, हल्का सा आपको ब्लू दिख रहा है, तो ये लिंकिंग पाइप्स कहलाते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या होती है असली में, आर्ट्रियोल्स जो आ रही है ना सेल लेवल पे डिवाइड होकर और छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज आर्ट्रियोल। समझ आ गई। आर्ट्रियोल्स अब क्या होगा, देखो भाई अब सेल को सामान भी चाहिए, आप टाइम पास करने तो आए नहीं हो, तो सेल को आप क्या दोगे, देखो सेल्स ऑक्सीजन लेंगी, ये लो ऑक्सीजन ली, और बदले, मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूँ, बाकी किसी की बात नहीं करी, हालांकि बाकी सब न्यूट्रिएंट भी जाएंगे, और सेल बदले में क्या दे देंगी, ये ले भाई तू CO2 ले जा, प्लीज ले जा, हमारे किसी काम का नहीं है, CO2 डाल दिया। जैसे ही CO2 डाल दिया, अब आपको ब्लड आगे का देखो ब्लू दिखना शुरू हो जाएगा, समझ आ गई। अब क्या होगा, कैपिलरी से एक बार फिर इस गंदे ब्लड को इकट्ठा करके आपको हार्ट तक लेके जाना है। तो कैपिलरी दोबारा ज्वाइन करना शुरू करती है, देखो ध्यान से, ये कैपिलरी ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, ये देखो ये कैपिलरी ज्वाइन करती जा रही है, और ज्वाइन करके ये देखो इस तरीके से पाइप बनाने लग गई, दीज आर कॉल्ड एज वेनियोल्स। क्लियर। पूरी बॉडी से खूब सारे वेन्यूल्स इकट्ठे होते जाएंगे और इकट्ठा होके वापस से क्या बना देंगे, वेन,
और यही वेन जब आपके हार्ट तक जाएगी, इसको प्यार से आप क्या बोलते हो, वेना कावा। समझ गए तुम जो कॉन्सेप्ट हार्ट में पढ़ते हो ना, एओर्टा एंड वेना कावा का, वो यही है। एओर्टा स्टार्ट होती है, इट्स योर यू कैन से सबसे बड़ी वाली आर्टरी है, बॉडी लेवल पे डिवाइड करना शुरू करती है, आर्ट्रियोल्स बन जाती है, सेल के पास पहुंचते ही कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, कैपिलरी से एक्सचेंज हो जाता है। अब क्या होगा, कैपिलरी हो चुका काम हो चुका। सो अब कैपिलरी दोबारा जुड़ के बनना शुरू कर देती है वेनियोल, और वेनियोल फाइनली जाके जुड़ के क्या बन जाती है, वेन। क्लियर है। अब थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं इन सब की। अपन स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस के साथ। हालांकि बाकी आई नो आर्टरी और वेन में डिफरेंस तो आप सबको पता ही है, फिर भी सुन लो। चलो, आर्टरी क्या होती है इतना तो आपको पता चल गया, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिच की ब्लड की बातें होती हैं, यहाँ पे अपन डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 रिच ब्लड की बातें करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बात भी, क्योंकि डायग्राम अभी मैंने समझाया तो आपको पता है, ये हार्ट से अवे ब्लड कैरी करता है, हार्ट से दूर ब्लड लेके जाता है बॉडी की सेल्स तक। ये क्या करती है, वेन्स क्या करती है, इकट्ठा कर करके पूरा बटोर बटोर के हार्ट तक लेके जाती है। तो ये टुवर्ड्स हार्ट ब्लड कैरी करती है। इतनी बात भी समझ गए तुम, डायग्राम से याद है। अब आगे देखो, हार्ट को मैंने स्टार्टिंग में कंपेयर किया था मोटर से। अपनी घर की मोटर होती है ना, धड़ 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 धक्के मार के पानी को ऊपर खिसकाती है। सिमिलरली आपका हार्ट भी बहुत धक्का मार के भयंकर ब्लड फेंकता है। तो तुम समझो, जो धक्के से ब्लड गया उसका प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। सो आर्टरी ने हार्ट का धक्का खाया है, तो यहाँ पे ब्लड का हमेशा प्रेशर क्या होता है, हाई। सो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर आपका हमेशा आर्टरीज पे क्या होगा, हाई। वेन्स को कोई धक्के मारने वाला है ही नहीं, बस सेल्स लेन देन करती हैं और जा बेटा जा जा वापस हार्ट तक जा, है ना। तो यहाँ पे कोई धक्के मारने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो। समझ गए तुम, हार्ट से धक्का खा के इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यहाँ पे कोई है ही नहीं बेचारा, तो ये लो धीरे 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 चलते चलते लो ब्लड प्रेशर के साथ मूव करते हैं। क्लियर है। अब आगे चलो, अब आ जाओ वॉल्स पे। ये कुछ वॉल्स एंड वॉल्व में बड़े दिक्कतें रहती हैं, दर्द आ जाते हैं बच्चों को। देखो, जिसका ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा वो अपने आसपास की वॉल पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। समझ रहे हो तुम? तुम देखते हो कभी कोटा बैराज खुला हुआ देखा है, डैम खुले हुए देखें, कितना भयंकर पानी निकलता है, कितना भयंकर पानी निकलता है। आप इमेजिन करो वैसी ही स्पीड से पानी तो नहीं सॉरी ब्लड आपकी बॉडी में मूव कर रहा है, तो क्या उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा अपनी साइड की वॉल्स पे? डेफिनेटली होगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो ज़्यादा टाइम के लिए तो आपको अपनी इन पाइप की मोटाइयाँ ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। अगर आपने पाइप की मोटाई कम कर दी तो आपका पाइप फट जाएगा। जैसे नहीं होता, अपने घर के वो पाइप्स होते हैं जिनसे अपन पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, उनमें बीच बीच में क्रैक आ जाते हैं ना कभी कभी, और क्रैक आने से क्या होता है, पानी इधर से अलग से फुहारे की तरह निकलने लग जाता है। तुम इमेजिन करो ऐसा सेम फुहारा तुम्हारी बॉडी में बनने लग जाए ना, मर जाएंगे अपन ऐसा हो जाए तो अपनी बॉडी पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलती है। क्या करती है, उसको पता है कि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे दीवार मोटी कर दो, अंबुजा सीमेंट की दीवार बना दो यहाँ पे, बढ़िया मस्त इतनी मोटी बना दो कि ब्लड का प्रेशर को तोड़ ना पाए। तो यहाँ पे वॉल हमेशा आर्टरी की साइड क्या होगी, थिक। समझ आई? दूसरा, आप उस वेन को ध्यान से देखो, उसमें तो बेचारे में प्रेशर ही नहीं है, वो तो धीरे धीरे वैसे ही चल रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको ज़्यादा सीमेंट की बर्बादी करनी है? कतई नहीं करनी। देखो ध्यान से, यहाँ पे वॉल कितनी पतली है, देखो ये इतनी पतली सी वॉल है, तो यहाँ पे वॉल हमेशा क्या होती है, थिन वेन में। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, वो है वॉल्व। वॉल्व क्या होते हैं, इन शॉर्ट दरवाजे। ठीक, अब ध्यान से सुनना, जो वेन है नीचे से भी ब्लड ला रही है, ऊपर से भी ब्लड ला रही है, सब जगह से ब्लड लेके जा रही है। अब तुम इमेजिन करो, ब्लड नीचे से आ रहा है, पहले से ही प्रेशर कम है, बेचारा धीरे 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 ऊपर आ रहा है, एक ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो वो तो ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा। इस पॉइंट को मैं डायग्राम से समझाऊं तो ऐसा होगा, देखो ये देखो, तुमको वॉल दिख रही है, यहाँ पे वॉल कितनी थिक है और यहाँ वॉल देखो कितनी सी थिन है, पतली सी थिन है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, मैं वेन की बात कर रही थी, ये रहा मेरा वेन, ये ब्लड ऊपर जा रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो ऐसे तो ब्लड कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए वेन्स ने कुछ जुगाड़ किया। देखो, वेन्स के पास ना ऐसे गेट होते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे से गेट होते हैं, इन गेट्स को हम बोलते हैं वॉल्स। अब ये क्या करते हैं, जैसे ये बंद है अभी, है ना, अब ब्लड को यहाँ जाना है, ये गेट खुल जाएगा, ये ब्लड ऊपर चला जाएगा, फिर ये बंद हो जाएगा,
फिर ब्लड को ऊपर जाना है, ये वाला गेट खुल जाएगा, ये वाला बंद है, फिर ये वापस बंद हो जाएगा जब ये ऊपर चला जाएगा। इन शॉर्ट क्या है, जैसे ये चल रहा है, ये गेट बंद है, मैं पहुंची, ये गेट खुला, मैं यहाँ चली गई, ये गेट बंद हो गया, ठीक है। आगे वाला गेट खुल गया क्योंकि मुझे आगे जाना है, तो मैं आगे जाऊंगी, ये वाला गेट बंद हो जाएगा। आई होप तुम समझ गए हो। वो नहीं होता, मूवीज में दिखाते हैं, वो बहुत ही टेक्नोलॉजी वाली मस्त मूवीज, कोई शानदार सा हीरो निकल कर आता है, गेट खुलता है, फिर वो आगे निकलता है, फिर वो श्यू करके गेट बंद हो जाता है, फिर आगे चलता है, वो बंद। तो काफ़ी जो स्पेशली अपनी अच्छी टाइप की मूवीज़ में मिलता है, ऐसे फोकट मूवीज़ में नहीं मिलती ऐसी सब चीज़ें, ठीक। तो ये वाले जो वॉल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड कहीं दोबारा पीछे ना जाए उसको प्रिवेंट करते हैं। तो अब आप समझ गए वॉल की ज़रूरत किसको है, सिर्फ वेन को ही है, क्योंकि इसमें आर्टरी में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आर्टरी का तो खुद का इतना प्रेशर है कि ग्रेविटी क्या खींचेगी उसको। सो वॉल्व हमेशा किस में होती है, वेन में। और याद करने का तरीका क्या है, V फॉर वॉल्व, V फॉर वेन। और अगर तुमने वॉल्व बना ली तो मोटाई थोड़ी बनाओगे, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट्स को इम्पॉर्टेंट है याद रखना। इसकी वॉल मोटी होती है, इसकी वॉल पतली होती है, इसके पास वॉल्व होता है, इसके पास वॉल्व नहीं होता। क्लियर। और लास्ट पॉइंट है इसका एक्सेप्शन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, जो आप हार्ट में पढ़ोगे। हार्ट में आप पढ़ते हो ना पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो देखो बाकी सारी आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरी, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि तुम समझो आर्टरी पूरी जितनी अखंड आर्टरीज है ना उनके नाम पे एक धब्बा है। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, भाई उल्टा ही चलता है ये, ठीक। फिर आते हैं हम नॉर्मल वेन्स पे। सारी वेन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अकेली पल्मोनरी वेन, अगेन इन सारी वेन्स पे धब्बा है। क्यों? क्योंकि सारी वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती, पल्मोनरी आर्टरी अलग ही उल्टी न्यारी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट देयर इज एक्सेप्शन, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, उल्टा कर देना बस, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी, प्लस एक होती है पल्मोनरी वेन। क्लियर है? विद दिस हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब हमने ब्लड और ब्लड वेसल पढ़ लिया, अब हमें इसके आगे पढ़ना है हार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, एज वेल एज आपने इन्जॉय भी किया होगा इस लेक्चर को। सो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, एंड डेफिनेटली आई होप आपको सारे लेक्चर्स अच्छे समझ भी आ रहे होंगे और सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो रहे होंगे। प्लस अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी टाइप का डाउट आ रहा है, भाई कोई डाउट तो आ ही सकता है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना, डाउट आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी। एंड कोशिश करना लाइव में अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ें उसमें, जो लाइव कॉन्सेप्ट है उसमें आप अपने डाउट्स पूछना। अगर आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें डाउट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी ऑन माई नंबर। ओके, चलो विद दिस अपन एंड करते हैं इस लेक्चर को। एंजॉय।